नमस्कार। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत को एक वक्त में गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों और न जाने कितने ही घुसपैठियों ने हमारे भारत देश को ऐसा लूटा कि अभी तक उनकी क्रूरता के नामो निशान बाकी हैं। कैसे ये सोने की चिड़िया उन व्यापारियों के झांसे में आकर उन्हीं की गुलाम बन बैठी, इसके लिए कहीं न कहीं हमारी संस्कृति भी जिम्मेदार है। अब पूछिए कैसे? अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति तो यही है ना, और यही हमने अपने मेहमानों के साथ किया भी। मगर बदले में हमें क्या मिला? उन्हीं मेहमानों ने धीरे धीरे हमारी धन दौलत, हमारी तकनीकों, शास्त्रों, हमारी जागीरों, हमारे मंदिरों को लूटा और हमारी संस्कृति को चकनाचूर कर दिया। और वो भी इतना कि आज की पीढ़ी ये तक मानने को तैयार नहीं कि एक समय में भारत वाकई अपने समय से बहुत आगे था, सबसे समृद्ध था। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब मुगलों की खिलाफत करने की सोचना भी गुनाह बन चुका था, तभी एक वीर सामने आया जिसने मुगलों को टक्कर देने की न सिर्फ सोची पर उन्हें टक्कर दी भी। छत्रपति शिवाजी भोसले। इन्हें कौन नहीं जानता? हाँ, उनका नाम हम सब जानते हैं, मगर क्या काम उन्होंने किए, कितनी बहादुरी से वो लड़ते रहे, कितनी मुश्किलों का सामना करते रहे, ये हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि हमने स्कूल टाइम में ही उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, जिससे हमें ये तो ध्यान है कि छत्रपति शिवाजी महान हैं। पर कितने महान हैं, किन कारनामों ने उन्हें महान बनाया, क्या क्या कुर्बानियां देकर शिवाजी छत्रपति शिवाजी बने, कैसा रहा उनके जीवन का संघर्ष, ये हम नहीं जानते। और उनके जीवन के इसी संघर्ष की गाथा बड़ी ही खूबसूरती से लेखिका मेधा भास्करन ने अपनी किताब चैलेंजिंग डेस्टिनी अ बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी में बयां की है। गढ़ आया पर सिंह गया, ये बच्चे बच्चे को याद होगा। मगर किसके आने और जाने पर शिवाजी ने ऐसा कहा था, ये मालूम नहीं। ऐसे कितने और किले शिवाजी ने फतेह किए और अपने कितने ही सिंहों की कुर्बानी दी, ये कहानी हमें नहीं मालूम। इतने जाबाज व्यक्तित्व ने भारतवर्ष की धरती पर जन्म लिया और हमें उनकी जाबाजी के किस्से नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कितनी बहादुर सेना उन्होंने अकेले तैयार की, कैसे की, कैसे कैसे जालिम शासकों को उन्होंने खदेड़ दिया, कैसे मुगलों के होते हुए इतना विशाल साम्राज्य उन्होंने कायम किया, कैसे औरंगजेब की गिरफ्त से निकलने में कामयाब हुए। मगर अब आपके पास मौका है छत्रपति शिवाजी के बारे में जानने का, जिन्होंने कम वक्त में ही अपनी ऐसी सेना तैयार कर ली थी जिससे मुगल तक डर जाते थे, और जो अपनी जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटती थी। और सेना के साथ साथ ये बलिदान उनकी और बहुत से साथियों ने भी दिया, जैसे कि तानाजी, उनका अपनी जान देकर ओढ़ाना किले को जीतना। जी हाँ, इसी घटना पर शिवाजी ने गढ़ आया पर सिंह गया ये कहा था। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि छत्रपति शिवाजी के महान व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए ऐसा बहुत कुछ है जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो बातें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कैसे कोई इंसान स्वराज पाने के लिए, मुगलों के चंगुल से खुद को और देश को छुड़ाने के लिए उस वक्त में ऐसा संघर्ष करने की हिम्मत कर सकता है, जिस वक्त लड़ना तो दूर की बात, मुगलों के सामने किसी के खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। और बहुत ही कम ऐसे जाबाज हुए, और इन्हीं जाबाजों में से शिवाजी एक थे। तो कुकू एफएम पर आज हम चर्चा करेंगे मेधा भास्करन की लिखी किताब चैलेंजिंग डेस्टिनी अ बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी पर, और जानेंगे उनके बारे में ऐसा बहुत कुछ जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। मगर हम इस किताब की समरी में अगर आपको कोई भी बात गलत लगे या कन्विंसिंग ना लगे, तो उसके लिए हम पहले ही आपसे माफी मांगना चाहेंगे, और आगे चलकर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी गलती को दोहराया ना जाए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताएं शिवाजी का पूरा नाम, जो कि था
छत्रपति शिवाजी भोसले। और इससे पहले कि हम शिवाजी की बात शुरू करें, जान लेते हैं उनके पुरखों के बारे में भी। तो भोसले परिवार में सबसे पहले नाम आता है बाबाजी भोसले का, जो कि एक किसान थे। उनके दो बेटे थे, मानोजी और विट्ठोजी, और ये दोनों भाई इंदौर में जाकर बस गए थे। वहाँ रहते हुए इन दोनों भाइयों का मिलना हुआ लखुजी यादव राव से, जो निजाम शाही सल्तनत में एक अच्छी पोस्ट पर थे। अब ऐसा हुआ कि दोस्ती तो इनमें हो ही चुकी थी, तो इसी दोस्ती के चलते लखुजी यादव राव ने मालोजी और विट्ठोजी दोनों को निजाम शाही सल्तनत के सैनिकों में भर्ती करवा दिया। बस देखते ही देखते मालोजी तरक्की करते गए। उनको जुन्नर और नासिक के आसपास का हिस्सा जागीर के तौर पर दे दिया गया। बस फिर क्या था, इनकी बहुत ठाठ हो गई। न सिर्फ गरीबों को दिल खोल के दान करने लगे, बल्कि इन्होंने अपनी एक घुड़सवारों की सेना भी तैयार कर ली और साथ ही साथ बहुत से मंदिर और तालाब भी बनवाए। कुछ अरसे बाद मालोजी और लखुजी की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, जब मालोजी के बेटे शाहजी की शादी लखुजी की बेटी जीजाबाई से हो गई। आगे चलकर मालोजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे शाहजी अपने पिता की ही तरह निजाम शाही सल्तनत के लिए ही काम करते रहे, जिसके चलते इनको पुणे, सूबे और इंदापुर के किसानों से टैक्स वसूलने का काम दिया गया। और ठीक अपने पिता की तरह इन्होंने भी अपनी एक अलग सेना तैयार कर ली, जिससे कि वक्त आने पर निजाम शाही सल्तनत की मदद की जा सके। अब यहाँ आपके लिए ये जान लेना जरूरी होगा कि उस वक्त में राजा और सूबेदार ज्यादातर मुगल ही होते थे, जबकि उनसे नीचे जागीरदारी मुगल और हिंदू दोनों करते थे, और सबसे नीचे वतनदार होते थे, जो कि हिंदू ही हुआ करते थे। तो यहाँ हम सूबेदार, जागीरदार और वतनदार को भी समझ लेते हैं। तो उस समय सूबेदार राजा के ही रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जिनका रुतबा राजा से बस कुछ ही कम हुआ करता था। किसी भी गांव का मुखिया पाटिल कहलाता था, और मुनीम यानी अकाउंटेंट कुलकर्णी कहलाता था, और ये दोनों ही गांव के वतनदार होते थे। वतनदार वो है जिन्हें सरकार कुछ जमीन और खास हक देती थी, और ऐसे ही जो जिले के स्तर पर वतनदार थे उन्हें जमींदार कहा जाता था। चैलेंजिंग डेस्टिनी, अ बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी की लेखिका मेधा भास्करन का कहना है कि जहाँ शाहजी की बात होगी वहाँ अकबर का जिक्र भी जरूर होगा। और वो कहती है कि हुआ यूं था कि अकबर को पूरे भारत पर हुकूमत करनी थी, तो सबसे पहले उसने राजपूतों को अपने बस में किया और राजपूताना राजाओं की बेटियों से शादी भी की। इसके बाद उसने निजाम शाही सल्तनत की राजधानी अहमदनगर को निशाना बनाया, जिस पर चांद सुल्ताना का अधिकार था। अब क्योंकि शाहजी निजाम शाही का हिस्सा थे, तो अकबर के हमलों के चलते सुल्ताना की हत्या के बाद राज्य की रक्षा का भार शाहजी और मलिक अंबर बना गया था। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि मलिक अंबर निजाम शाही का आला वजीर था, जो अफ्रीका में पैदा हुआ और बचपन में ही बगदाद की गुलाम मंडी में बेचा गया, जिसे मीर काजी नाम के एक आदमी ने खरीदा और पढ़ाया लिखाया, और फिर इसे भारत में महाराष्ट्र के मलिक डबीर को बेच दिया। और जब मलिक डबीर की मृत्यु हो गई, तब अंबर खुद मलिक अंबर बनकर अहमदनगर की चांद सुल्ताना के साथ निजाम शाही में काम करने लगा, और देखते ही देखते निजाम शाही का आला वजीर बन गया। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ बात कर लेते हैं निजाम शाही और मलिक की भी। तो आपको बता दें कि निजाम शाही की नींव मलिक अहमद ने रखी थी, और उनकी अहमदनगर पर हुकूमत थी। और मलिक एक उपाधि थी जो मुगल योद्धाओं को दी जाती थी, और ठीक उसी तरह खान, खाने खाना, अमीर, मीर, मिर्जा भी उपाधियां थी। तो वापस आते हैं मलिक अंबर और शाहजी पर। तो इन्होंने साथ में बहुत से युद्ध लड़े और जीत भी हासिल की, पर कुछ अरसे बाद शाहजी ने निजाम शाही छोड़कर आदिल शाही के लिए काम करना शुरू किया। और यहाँ आपको बता दें कि आदिल शाही सल्तनत की शुरुआत यूसुफ आदिल शाह ने की, जिनकी बीजापुर में हुकूमत थी।
तो 1628 में आदिल शाही के शहंशाह इब्राहिम आदिल शाह के निधन के बाद शाहजी आदिल शाही से फिर वापस निजाम शाही में जुड़ गए। पर उन्हें पता नहीं था कि उनके यहाँ वापस आने के बाद उनके परिवार के साथ क्या होगा। इसी साल में जब शाहजी के ससुर लखू जी अपने 3 बेटों के साथ निजाम शाह को सलाम करने गए तो उन्होंने उनके तीनों बेटों के सर कलम कर दिए। अब क्यों किए इसके बारे में ठीक से नहीं बताया गया है, पर ये देखकर शाहजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने निजाम शाह को छोड़कर पुणे से स्वतंत्र शासन करने का सोचा। मगर इस पे भी उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि आदिल शाही दरबार के सरदार मुरार जगदेव और राय राव ने शाहजी के अधिकार में रहने वाले पुणे और आसपास के इलाके तहस नहस कर दिए थे। और ये सब देखकर 1630 में शाहजी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी जीजाबाई और 7 साल के बेटे संभाजी के साथ शिवनेरी फोर्ट में आ गए, जहां जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म दिया। यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी होगा कि शिवाजी के बड़े भाई संभाजी शाहजी और उनकी पत्नी तुकाबाई के बेटे थे, जबकि शिवाजी शाहजी और जीजाबाई के बेटे थे। मगर शिवनेरी फोर्ट में इस वक्त तुकाबाई सबके साथ आई थी या नहीं, इसके बारे में किताब में जानकारी नहीं। 1636 में मोहम्मद आदिल शाह ने शाहजी को फिर से अपने साथ शामिल कर लिया। अब आदिल शाह की शाहजी को अपनी सेना में शामिल करने की वजह थी आदिल शाह का डर। पहले ही उसके दरबारी उसकी खिलाफत कर चुके थे, तो उसे डर था कि कहीं उसके दरबारी फिर से उसके खिलाफ न हो जाएं। और इसीलिए उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो हर कदम पे उसकी मदद कर सके, वफादार रहे और उसके इरादों और युद्धों में उसका साथ दे सके। इसलिए उसने शाहजी को चुना। अब क्योंकि आदिल शाह साउथ यानी दक्षिणी सीमाओं की तरफ बढ़ना चाहता था, तो उसने शाहजी को दक्षिण भेज दिया। इसी दौरान शाहजी के शिवनेरी किले पर मुगलों ने अपना अधिकार जमा लिया और तब शाहजी वापस आकर अपनी दोनों पत्नियों जीजाबाई और तुकाबाई और दोनों बेटों शिवाजी और संभाजी को लेकर बेंगलुरु चले गए। तो कुछ दिनों बाद शिवाजी और जीजाबाई पुणे चले गए और शाहजी तुकाबाई और संभाजी के साथ बेंगलुरु में ही रहे। अब जब जीजाबाई और शिवाजी पुणे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो सूखा पड़ा है और बहुत ही भूखमरी है। हालांकि उस वक्त शिवाजी की उम्र बहुत छोटी थी, उन्हें इस बात की समझ नहीं थी, मगर वो देख तो सब रहे थे। जीजाबाई और शिवाजी को तो मुश्किल नहीं हुई, मगर उनकी जागीर यानी एस्टेट का बहुत ही बुरा हाल था। शाहजी के एक ब्राह्मण सलाहकार थे दादाजी कोंडदेव, जो कि भोसले जागीर के दीवान थे। दीवान यानी मंत्री, मिनिस्टर। उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी की सुरक्षा का भार संभाला और उनके लिए पुणे के पास एक लाल महल नाम का महल भी बनवाया। क्योंकि शाहजी तो बाहर ही रहते थे, तो भोसले जागीर का सारा काम दादाजी ही देखते थे, जिन पर भोसले परिवार को पूरा भरोसा था। शिवाजी तब बहुत छोटे थे, मगर दादाजी के साथ इनका साथ बहुत सालों का रहा। तो शिवाजी ने दादाजी से बहुत कुछ सीखा और उन्हीं की मदद से आगे चलकर अपने बड़े बड़े सपने भी पूरे किए। और इसी के आसपास के वक्त में शाहजी और उनके ससुर लखू जी के बीच अनबन हो गई थी। अनबन भी क्या, दुश्मनी ही, जो काफी सालों तक रही। हुआ यूं था कि एक बार दौलताबाद की सड़क पर शाहजी भोसले के सेना नायक खड़गले का हाथी कुछ पागल सा हो गया। तब जीजाबाई के भाई दत्ताजी जाधव राव उसे खत्म कर देना चाहते थे, यानी हाथी को, जबकि खड़गले ऐसा नहीं चाहता था। इसी बात पर सेना नायक खड़गले से दत्ताजी जाधव राव का युद्ध हो गया, जिसमें दत्ताजी की मौत हो गई। और अपनी बेटी को बड़ा हुआ देखकर लखू जी के गुस्से की तो सीमा ही ना रही और उन्होंने शाहजी की सेना नायक का सारा गुस्सा शाहजी पर हमला करके निकाला, जो हमला दरबार में ही किया गया। और जैसा कि लेखिका बताती है, उस दिन लखू जी द्वारा शाहजी को मार देने की पूरी पूरी आशंका थी, पर जैसे तैसे ऐसा नहीं हुआ और तभी से इन दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई। तो ये तो बात थी दुश्मनी की। अब पुणे पहुंचकर जीजाबाई और शिवाजी को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे उन्होंने भोसले जागीर को बढ़ाया
और सेना बनाने के बाद कौन से किलों को सबसे पहले हासिल किया, ये अगले एपिसोड में सुनिए। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि जीजाबाई और शिवाजी दादाजी की सुरक्षा में पुणे में ही रह रहे थे और वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। और अब वो वक्त आया जब शिवाजी 15 साल के हो गए। इस समय में दादाजी बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह भोसले जागीर को फिर से बसाया जाए, कैसे वहां के खेतों को फिर से हरा भरा किया जाए, क्योंकि सूखा पड़ने की वजह से किसान और वतनदार ये जगह छोड़कर जा चुके थे। फिर दादाजी, जीजाबाई और शिवाजी ने मिलकर कोशिश शुरू की और धीरे धीरे पहली जमीन को उपजाऊ बनाया गया। फिर उन सब गए हुए लोगों को कुछ लालच देकर वापस बुलाया गया और 15 साल के शिवाजी द्वारा दादाजी ने धरती के छोटे से टुकड़े को सोने के हल से जुटवाया, जिससे लोगों का अंधविश्वास खत्म हो, क्योंकि कुछ जागीरदारों और वतनदारों ने खेती बाड़ी को लेकर किसानों के मन में अंधविश्वास पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से उन सब ने खेती बाड़ी का काम बंद कर दिया था। तो अब भोसले जागीर परियोजना यानी भोसले एस्टेट की परियोजना का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा, जिसके लिए सारा धन शाहजी ही भेज रहे थे, जिनको अब तक आदिलशाही सल्तनत में महाराजा की पदवी मिल चुकी थी। अपने पिता की शूरवीरता, माता जीजाबाई के विश्वास और दादाजी के नेक काम, ये सब देखते हुए ही शिवाजी जब बड़े हो रहे थे, तो ऐसे में उनके लिए आदिलशाही सल्तनत में जगह पाना बहुत ही आसान था, क्योंकि शिवाजी के पिता शाहजी आदिलशाही के लिए ही काम कर रहे थे। मगर शिवाजी ने गुलामी के बजाय स्वतंत्रता चुनी, अपनी भी और अपने लोगों की भी। उन्होंने ऐसा संसार चुना जहाँ गुलामी, धार्मिक विवाद, शोषण, राजाओं की क्रूरता थी, और इसी से लड़ने की उन्होंने बचपन में ही ठान ली थी। हजारों की संख्या में गए हुए किसान और अन्य लोग वापस आए, जिन्होंने आगे चलकर शिवाजी के लिए जासूस का काम भी किया। भोसले जागीर में कमाई का जरिया फिर से खेती ही बन गया और दादाजी की मेहनत से प्रोडक्शन भी बहुत होने लगा था। लेकिन अब मुश्किल आई उस प्रोडक्शन को बेचने की, जिसके लिए इन्होंने गोदाम बनवाए और फिर किसानों की मदद करने के लिए उन्हें कर्ज भी दिया जाने लगा। मेधा भास्करन चैलेंजिंग डेस्टिनी, अ बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी में आगे बताती है कि ऐसे माहौल में पुणे का मौसम अब एकदम बदल चुका था। किसान अच्छा कमाने लगा था, व्यवसाय भी होने लगा था और राज्य की आमदनी भी दिन ब दिन बढ़ रही थी। खेती बाड़ी के औजारों के साथ साथ तलवारें, भाले, खंजर भी बनने लगे थे। आसपास के वतनदार, किसान और बाकी लोग शिवाजी और दादाजी के पास सलाह मशवरा करने के लिए आने लगे थे। किसानों को तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जाने लगी थी, ताकि वो लुटेरों और डाकुओं से अपनी सुरक्षा कर सके। दूसरी तरफ शिवाजी खुद भी इस खेती के काम में बहुत सहयोग देने लगे और बचे हुए समय में एक सैनिक बनकर सबकी सेवा भी करने लगे, जिससे उन्हें बहुत से लोगों का साथ मिलने लगा, जिसमें तानाजी और सूर्याजी दोनों शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर उनका बहुत साथ दिया। एक बार हुआ यूं कि उन्हें एक कलाकार मिला जो किसी की भी नकल करके दिखाता था, तो शिवाजी ने उसे अपना जासूस बना लिया और देखते ही देखते उनके 3000 जासूस हो गए। और मजे की बात यह है कि इन जासूसों ने अपनी एक बोली बनाई, जिसमें पक्षियों और जानवरों की आवाजें शामिल थी। और फिर ये सब घुड़सवारी, तलवारबाजी, चट्टाने पार करना, गहरे पानी में उतरना, ये सब काम भी कर लेते थे। शिवाजी ने अपने इस जासूसों के जाल को बहुत महत्व दिया, जिससे उनके पास हर गुप्त जानकारी होती थी। किसानों से शिवाजी की पूरी सहानुभूति थी, क्योंकि बचपन से ही दादाजी के साथ काम करते हुए उन्होंने देखा था कि वतनदार किस तरह किसानों को अपने अधिकार में रखकर उन पर जुल्म करते हैं। 15 साल की छोटी सी उम्र में एक बार उन्होंने एक पाटिल को एक महिला के साथ बदसलूकी करते देखा, तो उन्होंने उसे दरबार में बुलाकर उसके हाथ पैर काट डालने का हुक्म दिया। और इसी बात से लोगों पर उनका विश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि उन्होंने गलत काम करने वाले को सजा दी थी। फिर आया 1648 का समय, जब शिवाजी दादाजी के साथ पुणे में अपने पैर अच्छे से जमाने लगे थे। और अब वो वक्त आ गया था जब भोसले जागीर से उन्हें सालाना 2.5 लाख रुपए की आमदनी होने लगी थी।
शिवाजी कुम्हार, लोहार, मोची, बढ़ई और सब देहाती किसानों का बहुत ध्यान रखते थे और इन सब की रक्षा भी करना चाहते थे और किसी के आगे इनका या अपना सर झुका हुआ नहीं देखना चाहते थे और इसी दिशा की तरफ वो काम भी कर रहे थे। लेखिका ने बहुत खूबसूरती से शिवाजी की जिंदगी का ये ट्रांजिशन बयान किया है और आगे वो कहती है कि अब वो वक्त आ गया था जब शिवाजी के मन में किलों को जीतने की जिद आ गई, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया था कि अगर किले उनके हो जाएं तो उनके पास पावर आ जाएगी जिससे वो अपने स्वतंत्रता के सपने को सच कर सकेंगे। उनका सपना था खुद को और अपने लोगों को स्वराज दिलाना और किसी के दबाव में रहकर गुलामी ना करना। और इसी के चलते उन्होंने एक दिन शिवजी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर तलवार से अपना अंगूठा काटकर लहू गिराया और शपथ ली कि वो स्वराज की स्थापना करेंगे और आसपास के पहाड़ी किले अपने नाम करेंगे। अब शुरुआत हुई शिवाजी द्वारा किले जीतने की, जिसमें सबसे पहला नाम था ब्रह्मदेव के किले का। इसे जीतने के बाद शिवाजी ने फिर से इसका निर्माण करवाया और इसे राजगढ़ का नाम दिया। फिर शिवाजी ने तोरण के किले को भी अपने नाम कर लिया। मगर जब ये बात आदिल शाह तक पहुंची कि शिवाजी ने इन किलों पर कब्जा कर लिया है, तो उसने शिवाजी के पिता शाहजी से, जो उनके साथ काम कर रहे थे, उनसे सफाई मांगी कि शिवाजी ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। तब शाहजी ने दादाजी और शिवाजी से उन किलों में आदिल शाही सल्तनत के लिए घोड़ों के रख रखाव की बात कही, जिससे आदिल शाही को वक्त आने पर मदद मिल सके। और अगर शिवाजी अपने इन किलों में आदिल शाही के लिए घुड़सवार तैयार रखेंगे तो इससे आदिल शाही का गुस्सा भी कम हो जाएगा। मगर शिवाजी ने कम पैसे होने का हवाला देकर शाहजी को मना कर दिया, क्योंकि उनके सपने और थे जिनमें गुलामी बिल्कुल नहीं लिखी थी। इसी वक्त के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि जाबाली किले के एक मामले में आदिल शाह की बजाय शिवाजी ने मदद की। अब पहले शिवाजी का किले अपने नाम करना, फिर जाबाली किले के मामले में अपनी टांग अड़ाना, ये बातें आदिल शाही सहन नहीं कर पाया और शिवाजी पर आदिल शाही का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके चलते आदिल शाह भोसले परिवार पर आक्रमण करना चाहता था। और नतीजा ये हुआ कि शाहजी को गिरफ्तार कर लिया गया और शिवाजी पर हमला करने के लिए आदिल शाही ने अपने वफादार फतेह खान और मूसा खान को तैयार किया। अब फतेह खान को जैसे ही पता चला कि शिवाजी ने पुरंदर किले पर चढ़ाई कर दी है और अब ये उनका हो गया है, वो अपनी सेना के साथ वहां के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब रास्ते में ही उसे ये भी पता चला कि शिवाजी ने शिरवल किले पर भी कब्जा कर लिया है, तो उसके गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं। उसने और तेजी दिखाई और पुरंदर किले पर चढ़ाई का काम शुरू कर दिया। मगर उसके घोड़े इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए वो पैदल ही चलने लगे और ऊपर से उन पर मराठों द्वारा पत्थरों की बरसात भी होने लगी। इसी वजह से उनके बहुत से सैनिक मारे गए। फिर भी जो बचे थे उनमें से बहुत से सैनिक चढ़ते गए, जिन्हें शिवाजी के सेनापति कावजी ने चट्टानों के बीच से निकलकर खत्म कर दिया। और इतना सब होने के बाद फतेह खान हार गया। मगर शाहजी अभी भी आदिल शाह के कब्जे में थे। पर कुछ अरसे बाद आदिल शाह ने शिवाजी को संदेश भेजा कि अगर वो कोढ़ाना किला उन्हें दे देते तो शाहजी को छोड़ दिया जाएगा और साथ ही शिवाजी के वफादार कान्हा को भी उनकी कैद से रिहा कर देंगे। कान्हा जी जो है शिवाजी के बहुत ही खास थे, जिन्होंने पुरंदर किले को फतेह करने में शिवाजी की बहुत मदद की थी। तो जैसा कि आदिल शाह चाहता था, शिवाजी ने यही किया। उन्होंने कोढ़ाना किला आदिल शाही को दे दिया। मगर आने वाले कुछ सालों में दादाजी भी गुजर गए, जिससे भोसले जागीर का पूरा भार शिवाजी पर ही आ गया था। और दूसरी तरफ आदिल शाह को लकवा यानी पैरालिसिस हो गया, जिसके बाद उसकी बीवी ने शासन संभाला, क्योंकि उसका बेटा अली अभी छोटा था। शिवाजी के लिए अब किले और उनका रख रखाव बहुत ही महत्व रखने लगे थे। उनके किलों में सिक्योरिटी बहुत कड़ी होती थी। किले में हर काम के लिए अलग अधिकारी थे, जैसे हथियार संभालने, गश्त लगाने, प्रवेश द्वार के अंदर जाने वगैरह। और इन सब अधिकारियों को खुद शिवाजी ही अपॉइंट करते थे। हर किले में पेड़ पौधे लगाए जाते थे। बरसात के पानी को इकट्ठा करने का प्रबंध किया जाता था। फसलें उगाई जाती थी और हर बड़े किले में ब्राह्मण, वैद्य, लोहार, मोची
अपने परिवार के साथ रहा करते थे, क्योंकि युद्ध में इन सब की जरूरत पड़ती थी। किले की सुरक्षा के लिए रात को कभी भी किले के गेट नहीं खोले जाते थे। खुद शिवाजी भी आ जाए तो भी नहीं, यही शिवाजी का हुक्म था। अब कुछ सालों बाद यानी कि 1654 में खबर आई कि शिवाजी के बड़े भाई संभाजी को कनकगिरी यानी आज के कर्नाटक में मार दिया गया है। और ये काम भी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान का था, जो कि शिवाजी को भी मार देना चाहता था, क्योंकि वो पुरंदर किले की हार का बदला लेना चाहता था। कहाँ रहे शिवाजी और उनका परिवार जब आदिल शाही उनसे बदला लेना चाहता था? कैसे शिवाजी ने जाबाली का किला अपने नाम किया? सबसे पहले जिस किले का निर्माण शिवाजी ने किया उसका नाम क्या था? और अपने कायदे कानूनों में क्या नए बदलाव लाने किए? ये सब सुनते हैं अगले एपिसोड में। लेखिका मेधा भास्करन बताती हैं कि जब आदिल शाही भोसले परिवार से बदला लेना चाहता था तो उस वक्त भोसले परिवार पुरंदर किले में रह रहा था, मगर खबर मिलने के बाद अपनी सिक्योरिटी के लिए वो सभी राजगढ़ किले में चले गए। पुणे या उसके आसपास का इलाका, जिनमें सैकड़ों गांव शिवाजी के अधिकार में थे, साथ ही पहाड़ी मावल का आधे से ज्यादा हिस्सा सब भोसले जागीर में बसा था। और मावल की पहाड़ियां तो युद्ध के वक्त शिवाजी की सेना के लिए हाथियों का गाँव करती थी, क्योंकि वो ढलानों और गड्ढों से भरी हुई थी। अब शिवाजी की नजर जाबली घाटी पर थी, जो अपने घने पेड़ों, लताओं और जंगली जानवरों की वजह से शिवाजी को बहुत पसंद आई। वो जगह थी तो भूल भुलैया, मगर फिर भी इसके बीच में से दो रास्ते निकलते थे, जिनसे निकलकर शिवाजी के लिए कोंकण को अपने अधिकार में करना आसान हो जाता। अब जाबाली का शासक चंद्रराव था, जिसकी शिवाजी ने एक वक्त में मदद की थी, मगर वो भोसले जागीर में कर वसूलने वालों को तंग करने लगा था। शिवाजी ने कई बार उसे ऐसा करने से मना किया, पर वो पीछे नहीं हटा। दोनों के बीच में चिट्ठियों के जरिए जाबाली पे हक जमाने की भी बात हुई, लेकिन जब कुछ फैसला नहीं हुआ तब शिवाजी ने अपने वकील रघुनाथ को चंद्रराव से बात करने के लिए भेजा। और इसी मुलाकात का फायदा उठाकर रघुनाथ ने चंद्रराव पर धावा बोल दिया, जिससे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तब शिवाजी अपने 5000 सिपाहियों को लेकर जाबाली के किले पर चढ़ाई करने निकले और वो किला उनका हो गया। किला शिवाजी का होने के बाद भी चंद्रराव के कुछ सिपाही वहीं छुपकर चोरी किया करते थे। यही सब देखकर शिवाजी ने किलेबंदी कर दी और आसपास के जंगलों को साफ करवाया, जिससे कि चंद्रराव के सिपाही फिर यहाँ न आ सके। और उसके बाद चंद्रराव का सेनापति मुराबादी भी शिवाजी की शरण में आ गया, जिसे बाद में चलकर शिवाजी ने पुरंदर किले का सेनानायक बनाया। बाद में जाकर चंद्रराव को भी खोज कर मार दिया गया, जिसके बाद उसकी सेना शिवाजी से ही आ मिली। जाबाली की जीत के बाद शिवाजी की सेना में भी बढ़ोतरी हुई और खेती के लिए जमीन में भी बढ़ोतरी हुई, और साथ ही उन्होंने वतनदारों की ताकत को घटाया, जिससे किसानों पर जुल्म न हो। और इसके बाद उन्होंने जागीरदारी प्रथा को भी काफी हद तक कम किया, जिसके चलते हर भुगतान उन्हीं के खजाने से किया जाता था, जिसकी वजह से बीच में कोई मिडलमैन नहीं रहा। शिवाजी ने अपने सूबों की सुरक्षा के लिए सूबेदारों को नियुक्त किया था, जो कि सेना को बढ़ाने का काम भी करते थे। किसानों की मदद करने के लिए शिवाजी ने नए कायदे बनाए, जिनके मुताबिक किसानों से नकद लगान नहीं लिया जाएगा, अनाज को रखने के लिए गोदाम बनवाए जाएंगे और अधिकारियों से उसे सही वक्त पर बेचने को कहा जाएगा, जिससे कि किसानों को ठीक कीमत बने। और साथ ही ये भी कहा गया कि बुआई का वक्त आने से पहले ही अधिकारी जाकर किसानों को बीज, बैल और जरूरी सामग्री मुहैया करवाएंगे। इसके कुछ दिन बाद शिवाजी ने भोरपाया नाम की समतल पहाड़ी को किला बनाने की सोची, और ये शिवाजी द्वारा बनाया गया पहला किला था, जिसका नाम प्रतापगढ़ रखा गया था। ये तय किया गया कि इस किले की दीवारें दोहरी होंगी, जिससे अगर एक दीवार पार करके दुश्मन आ भी गया तो दूसरी दीवार पर कड़ी सेना उसे अंदर नहीं घुसने देगी। और बड़ी समझदारी से सैनिकों के लिए वॉशरूम्स भी साथ ही बनवाए गए, जिससे सिपाहियों को दूर न जाना पड़े।
किले की ऊंचाई 2000 फीट थी और इसी किले के अंदर बारिश का पानी अपने आप ही इकट्ठा हो सके उसका भी इंतजाम किया गया। शिवाजी मुगलों के सामने सर नहीं झुकाना चाहते थे और अपने इलाके को और बढ़ाना भी चाहते थे। दूसरी तरफ औरंगजेब अपने पिता की प्रताप से तंग आकर आजाद होना चाहता था, मगर इसके लिए उसे गद्दी के लिए लड़ाई करनी थी, जिसके लिए उसे भी अपनी सेना को बढ़ाना था। यहाँ औरंगजेब का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि इसी वक्त में इन दोनों के बीच तकरारें शुरू हुई थी। हुआ यूं कि अपने वजीर मीर जुमला की बढ़ती ताकत देखकर कुतुब शाही सल्तनत के बादशाह अब्दुल्ला कुतुब शाह उसे अपने से दूर कर देना चाहते थे और ये मौका उन्हें मिला जब जुमला के बेटे ने दरबार में आकर नशे की हालत में वहां पेशाब कर दिया। इस वजह से न सिर्फ उसके बेटे को कैद किया गया बल्कि जुमला को भी निकाल दिया गया, जिसके बाद मीर जुमला ने जाकर औरंगजेब से हाथ मिला दिया और दोनों ने मिलकर हैदराबाद पर हमला किया और बहुत सा सामान लूट कर लाए। 1656 में जब आदिल शाह की मौत हो गई तो औरंगजेब ने बिना ज्यादा वक्त गवाए मीर जुमला को शाहजहां के पास 1 लाख रुपए और हीरे देकर भेज दिया और उसने जुमला को उनका दिल जीतने को कहा, जिससे वो सेना की एक बड़ी टुकड़ी भेज दे ताकि ये दोनों मिलकर आदिल शाही पर हमले कर सके। जुमला ने आगरा पहुंचकर और कुछ दिन बाहर रहकर शाहजहां का दिल जीत लिया, जिससे उसे प्रधान तोपची बना दिया गया और उसने शाहजहां को आदिल शाही पर हमला करने को भी राजी कर लिया, जिसके चलते 20,000 सैनिकों के साथ वो वापस औरंगजेब के पास गया। आदिल शाही पर हमले की तैयारी अभी चल ही रही थी कि दोनों ने बीदर पर भी हमला बोल दिया और उसे हासिल कर लिया। औरंगजेब और भी ताकतवर हो चुका था और ऐसे में शिवाजी ने औरंगजेब से क्या मांग की और वो मांग पूरी न होने पर शिवाजी ने क्या किया। औरंगजेब की किस बात का शिवाजी को फायदा हुआ, उनकर को क्यों शिवाजी करना चाहते थे अपने अधिकार में, और कहाँ के लूटे धन से शिवाजी ने समुद्री जहाज बनाने शुरू किए, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि शिवाजी और औरंगजेब की दुश्मनी की शुरुआत होने जा रही थी और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हुई इनके बीच दुश्मनी की शुरुआत। शिवाजी ने चिट्ठी के जरिए औरंगजेब को भोसले जागीर में आने वाले सारे आदिल शाही किलों को उन्हें देने को कहा और कोंकणी बंदरगाहों को भी वापस देने को कहा, जिसके जवाब में औरंगजेब ने बहुत तीखे लफ्ज लिखकर भेजे। उसने लिखा, किसी में दम नहीं जो मुगलों को जीत सके। शिवाजी को ये पढ़कर बहुत गुस्सा आया। उनके मन में कुछ करने की सूझी और वो भी ऐसी बात जो उस वक्त बहुत कम हिंदू शासक सोच सकते थे। औरंगजेब पहले से ही आदिल शाही पर कब्जा करने की ताक में था और अब तो वो ऐसा करने की शुरुआत कर चुका था। वो गांव के गांव तबाह कर रहा था, जिससे कि आदिल शाह का बेटा अली और उसकी माँ बहुत डर गए थे। जब ये खबर शिवाजी तक पहुंची तो उन्होंने ठान लिया कि अब औरंगजेब को दिखाना होगा कि हिंदुओं में भी कम ताकत नहीं है। आदिल शाही यानी आदिल शाह का बेटा अली बीजापुर में था और उसे और उसकी माँ बड़ी साहिबा को जब ये पता चला कि औरंगजेब की सेना गांव के गांव तबाह करते करते बीजापुर की तरफ बढ़ रही है तो वो और भी डर गए। इसी वक्त में शिवाजी भीमा नदी को पार करके मुगलों के इलाकों में आ गए और जुन्नर पहुंच गए और बड़ी आसानी से सिपाहियों को हराकर वहां से 3 लाख ऊंट, 200 अरबी घोड़े, गहने और कपड़े ये सब ले जाने में सफल हुए। यहाँ आपको ये बता दें कि एक खून 3.3 ग्राम यानी 3.3 ग्राम सोने के बराबर होता है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 3 लाख ऊंट की कितनी कीमत होगी। तो इसके बाद शिवाजी एक के बाद एक मुगलों के गांव लूटने लगे और वही करते गए जो औरंगजेब आदिल शाही सल्तनत के साथ कर रहा था। पर फर्क ये था कि शिवाजी ने न कहीं कोई तबाही मचाई और न ही औरतों के साथ बुरा बर्ताव किया और न ही किसी का अपहरण किया। शिवाजी ने ये कदम इसलिए भी उठाया था क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि शाहजहां की तरफ से औरंगजेब को फरमान आया है, या तो आदिल शाही को जीत लिया जाए या फिर संधि यानी ट्रीटी साइन करके सारे निजाम शाही इलाके वापस लिए जाएं।
अब पुणे के इलाके में शाहजी भोसले की जागीर उस इलाके में आती थी जो आदिल शाही को पुरानी निजाम शाही के दौरान मिली थी। और ऐसे में अगर ये इलाका औरंगजेब के अधिकार में हो जाता तो शिवाजी को मुगलों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती, जो वो नहीं करना चाहते थे। और जवाली को जीतकर शिवाजी आदिल शाही से ऑलरेडी सीधा पंगा पहले ही ले चुके थे। शिवाजी को ये भी डर था कि अगर अली ने औरंगजेब के साथ संधि कर ली तो उसके चलते शिवाजी को अपना सारा साम्राज्य खोना पड़ सकता है, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं था। इसलिए वो अली को भी यही दिखाना चाहते थे कि मुगल ही बड़ी ताकत नहीं है, मराठा भी उन इलाकों को अपने अधिकार में ले सकते हैं। जवाब में औरंगजेब ने भी अपने मनसबदारों से शिवाजी की जागीर पर हमला बोलने को कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन शिवाजी की पहाड़ी जागीर पर पहुंचना उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि बारिशों के दिनों में पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई करना आसान नहीं होता। इसलिए मुगल सेना को बारिश के खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। अब 1657 में हुआ ये कि आदिल शाह के बेटे अली ने मुगलों के साथ संधि कर ली। आगे चल के शाहजहां के बीमार होने की खबर हर तरफ फैल गई और इस दौरान शिवाजी ने अनुमान लगा लिया कि औरंगजेब अब इस तरफ का रुख नहीं करेगा, क्योंकि उसे अब अपने पिता की गद्दी संभालने की चिंता होगी और वो आगरा की तरफ रुख करेगा। इसके बाद अब शिवाजी की नजर कुंकण पर थी। मेधा भास्करन लिखती हैं कि कुंकण के बंदरगाहों पर चोल का रेशम, छींट की थान, अनाज और लाख का व्यापार होता था। काली मिर्च इनका मुख्य व्यापार था और जहाज बनाने के लिए सागौन की लकड़ी भी यही मिलती थी और कीमती रत्नों का भी यहाँ बहुत व्यापार होता था। बेसिकली यहाँ पर 3 तरह से ट्रेडिंग यानी व्यापार होता था। एक तो स्थानीय यानी लोकल, दूसरा गुजरात और मालाबार बंदरगाहों के बीच, और तीसरा लाल सागर और फारस की खाड़ी के साथ। इन्हीं सब बातों की वजह से शिवाजी को कुंकण को जीतने में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुतों को हराने की जरूरत थी। सबसे पहले शिवाजी को वरुण जंजीरा किले के शासक सिद्धि को हराना था। ये किला सिद्धियों का ही कहा जाता था। मगर इतिहास बताता है कि सबसे पहले ये टापू मछुआरों के कोली समुदाय का था, जो कि सिद्धियों ने छल से हथिया लिया था। वही था कि व्यापार करने आए सिद्धि रेशम और शराब की पेटियां रखने के लिए इस टापू पर कोलियों से थोड़ी जगह मांगने आए। उसी रात जब सब कोली नशे में डूबे हुए थे, उन पेटियों में से सिपाहियों ने निकलकर कोलियों को मार डाला, मगर कुछ कोली बच भी गए, जिन्हें सिद्धि ने अपने काम में लगा दिया। और आगे चलकर इसी टापू पर सिद्धि ने एक किला बनवाया, जो कि मरुद जंजीरा के नाम से जाना गया, और ये किला आज भी मौजूद है। खैर, बात उस वक्त की करे तो एक वक्त वो भी आया जब आदिल शाही ने भी इस जगह के आसपास के किलों की सुरक्षा का भार सिद्धि को ही दे दिया था। ये सिद्धि आदिल शाही सल्तनत के मक्का यात्रा का अरेंजमेंट करते थे और समुद्र में पोर्चुगल से युद्ध में भी आदिल शाही की मदद किया करते थे। और ये सिद्धि मूलतः अफ्रीका से आए हुए थे। बात अगर किले की करें तो ये किला बना ऐसा था कि किले के पास फटकने वाले जहाजों को तोपों से दूर से ही उड़ा दिया जाता था। सिद्धियों के अपराधों के बारे में सिर्फ कुंकण वासियों को ही खबर थी, क्योंकि वही उनके अत्याचार सहते थे। शिवाजी को इसे हासिल करने के लिए एक तो सिद्धियों से दोस्ती करने की जरूरत थी, क्योंकि उसी के बाद वो मरुद जंजीरा को अपने अधिकार में करके अपना नौसेना बल बढ़ा सकते थे। कोंकण में जब मानसून का वक्त था, तब शिवाजी ने रघुनाथ के साथ 6000 सैनिक भेजकर कुछ इलाकों को अपने अधिकार में करने की ठानी। बारिशों के बावजूद रघुनाथ कुछ इलाकों और ताल और खोसल किलों को अपने अधिकार में करने में सफल रहे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मरुद जंजीरा शिवाजी का नहीं हो सका। लेकिन हाँ, बालाजी आवाजी नाम का एक लिपिक यानी कि क्लर्क, जो कि डॉक्यूमेंटेशन का काम करता था, उसे जरूर शिवाजी ने वहां से रिहा करवाया, जिसे बाद में शिवाजी ने अपने साथ काम में लगा लिया। इसके बाद शिवाजी ने अपने घुड़सवारों के साथ साथ नौसेना बनाने का भी सोचा और शुरुआत की जहाज बनवाने से। अब 16वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही पुर्तगालियों ने यानी कि पोर्चुगल्स ने अपना व्यापार अच्छे से भारत में जमा लिया था और व्यापार करते करते ही
उन्होंने यहाँ पर राज करना भी शुरू कर दिया था। मंदिरों को तोड़कर चर्च बनाने शुरू कर दिए थे। हिंदुओं को जबरदस्ती या लालच देकर क्रिश्चियनिटी अपनाने को कहा गया, और अगर वो नहीं मानते थे तो उन पर जुल्म किए जाते थे। न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों पर भी क्रिश्चियन बनने का दबाव डाला गया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब न सिर्फ पुर्तगाली बल्कि अंग्रेज, डच और फ्रेंच लोगों ने भी भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ अपने अपने इलाकों में शासन करना भी शुरू कर दिया था। और इसी समुद्री व्यापार के चलते कोंकण में बहुत से गोदाम भी बनवाए गए थे। उत्तर कोंकण, जिसमें शामिल थे कल्याण, ठाणे, भिवंडी, जो निजामशाही के पास थे, 1657 की संधि के बाद ये सारा इलाका मुगलों का हो गया था। शिवाजी की कोंकण पर नजर तो थी ही, और जब उन्हें पता चला कि कल्याण भी अब मुगलों का हो गया है और अभी मुगल सूबेदार यहाँ पहुंचा नहीं है, तो इसी बीच शिवाजी ने अपनी सेना के साथ कल्याण पर धावा बोल दिया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। और इससे पहले वो चौल को अपने अधिकार में कर ही चुके थे। इसके बाद उन्होंने माहौल के किले को भी हथिया लिया और इसके साथ साथ आसपास के बहुत से किले अपने अधिकार में कर लिए थे। कल्याण से जो धन लूटा गया, उसी से शिवाजी ने जहाज बनवाने का काम शुरू किया। अब उनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया था कि वो जहाज बनाने के लिए पुर्तगाली इंजीनियरों की मदद ले सके। शिवाजी ने जो जहाज बनवाए वो भी बड़ी बारीकी से बनवाए। उन्होंने हर एक चीज का पूरा पूरा ध्यान रखा। जहाजों के वजन का भी ध्यान रखा गया। उन्हें वजन में हल्का बनाया गया ताकि इन्हें हर बंदरगाह पर आसानी से उतारा जा सके। इतने हल्के कि जरूरत पड़ने पर उन्हें चप्पुओं की मदद से भी चलाया जा सके। साथ में जहाजों पर छतों का निर्माण भी किया गया और बहुत सी और चीजों का भी ध्यान रखा गया। इस वक्त में 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटीय रेखा शिवाजी के अधिकार में थी। तटीय रेखा यानी कोस्ट लाइन, जो कि मैदान और समुद्र के बीच की बाउंड्री को कहते हैं। और इसी रेखा में सागौन की लकड़ी भी बहुत थी, जो जहाज बनाने में काम आने वाली थी, जो कि शिवाजी ठाणे और भिवंडी में बनाने शुरू करवा चुके थे। अब उन्हें ये मालूम था कि पुर्तगाली उनके जहाजों को कभी भी समुद्र से नहीं जाने देंगे, क्योंकि उस मार्ग के यानी वसई और बम्बई बंदरगाह के किले पुर्तगालियों के हाथ में थे। मगर इस वक्त वो पुर्तगालियों से कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जहाज पुर्तगालियों से ही बनवाने थे। खैर, उनके जहाजों के बनने का काम पूरा होने के बाद पुर्तगालियों ने बहुत कोशिश की कि शिवाजी के जहाजों को रास्ता न दिया जाए, पर शिवाजी ने जैसे तैसे रास्ता निकाल ही लिया जहाजों के लिए। शिवाजी ने नमक बनाने का काम कहाँ और कैसे शुरू किया? अफजल खान, जो उन्हें मारने आया था, उससे उन्होंने कैसे हराया और कैसे शिवाजी ने बीजापुर पर हमला किया, ये सब सुनेंगे अगले एपिसोड में। लेखिका मेधा भास्करन का कहना है कि जब शिवाजी ने नमक की खेती का काम शुरू किया, उस वक्त कोंकण के ठाणे, कुलाबा और रत्नागिरी जिलों में पहले से ही नमक बनता था और पुर्तगालियों द्वारा ये नमक मस्कट, ईरान, अदन, मोचा और बसरा में एक्सपोर्ट भी किया जाता था। पर शिवाजी ने अब तक बड़े पैमाने पर ये काम शुरू नहीं किया था। लेकिन उस वक्त में कुछ ऐसा होने लगा कि स्थिति शिवाजी के नमक के मराठा व्यापारियों को अक्सर रास्ते में लूट लिया करता था। तो ये देखकर शिवाजी ने अपने इलाकों के लिए एक नई नीति बनाई, और वो ये थी कि जो नमक बाहर से आता है उस पर व्यापारी को टैक्स देना होगा, जो कि पुर्तगालियों के लिए बहुत ही मुश्किल का सबब बन गया था। और इस तरह से शिवाजी ने उस जिले में अपना दबदबा कायम रखा। तो नमक से अब हम किलों पर आते हैं। तो शिवाजी निजामशाही कोंकण, कोंकण के वो इलाके जो निजामशाही के अधिकार में थे और आसपास के किले अपने अधिकार में ले चुके थे, जिनमें मुगलों का माहौली किला भी था। मगर जब ये खबर निजामशाही और औरंगजेब के पास पहुंची तो उनसे सहन नहीं। अब औरंगजेब को शाहजहां की खराब तबीयत की वजह से आगरा का रुख करना पड़ा, जिसे सुनकर आदिल शाह के बेटे अली और उसकी माँ को तो चैन की सांस आई। मगर इस वक्त ये दोनों शिवाजी से पुरंदर किले और कोंकण में कई दुर्गों को अपने अधिकार में करने का बदला लेना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अफजल खान को चुना। दूसरी तरफ आगरा में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराकर और अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर राजगद्दी हासिल कर ली थी।
खैर, अब शिवाजी का सामना आदिल शाही द्वारा भेजे गए अफजल खान से होना बाकी था। और अफजल खान के बारे में कहा जाता है कि वो आदिल शाही सल्तनत के रसोइये का बेटा था और अली के कहने पर ही उसे फौज में शामिल किया गया था। इस तरह अफजल खान को अली आदिल शाह और बड़ी साहिबा ने 20,000 घुड़सवार, कुछ हाथी और तोपें देकर शिवाजी को मारने के लिए भेजा। साथ ही उसे नगद भी दिया गया जिससे कि वो शिवाजी के आदमियों को अपनी तरफ कर सके। अब शिवाजी को पकड़ना और मारना तो आसान था नहीं। एक तो ये कि उनके इतने सारे किले थे और किसी को मालूम नहीं होता था कि वो कब किस किले में रहते हैं, और अगर किसी किले पर चढ़ाई कर भी दी जाए तो इनके किलों में इतने बारूद और हथियार होते थे कि हर कोई उन पर चढ़ाई करने के लिए सोच नहीं सकता था। और साथ ही शिवाजी के किले से गुलेरों से बांधकर पत्थरों की बरसात भी की जाती थी, और उस पर शिवाजी को इनके आने की अगर भनक भी लग जाए तो वो पीछे के रास्ते से कहीं भी जंगलों पहाड़ों में निकल जाया करते थे, जिसका पता किसी को भी नहीं चलता था। और अपनी इसी खूबी की वजह से उन्हें पहाड़ी चुहा भी कहा जाता था, और इसलिए उन्हें बस छलन या धोखे से ही पकड़ा जा सकता था। दूसरी ओर कोई तरकीब नहीं थी। अफजल खान ने पहला काम ये किया कि उसने जागीर में हर जगह अपने सैन्य बल का प्रचार किया ताकि लोग उसके बारे में जाने और उसे करने लगे। और इसी वजह से भोसले जागीर के कुछ देशमुख शिवाजी को छोड़ उसकी तरफ हो गए। और इसी वक्त शिवाजी अपने कोठाना, पुरंदर, तोरण, लोहागढ़ और बाकी पहाड़ी किलों का निरीक्षण करने यानी कि उनकी चेकिंग करने निकले हुए थे, जहां उन्होंने निर्देश दिए कि खाने पीने और दवाइयों के पूरे भंडार होने चाहिए, हथियार और बारूद की क्वालिटी को परखा जाना चाहिए और तोपों का भी सुपरविजन होना चाहिए। इसी बीच मामल के एक वतनदार जिनका नाम कान्होजी झेड़े था, उनको अली आदिल शाह की तरफ से एक चिट्ठी के द्वारा अफजल खान का साथ देने का निर्देश दिया गया। मतलब उनसे शिवाजी के विरुद्ध खड़े होने को कहा गया। मगर कान्होजी की शिवाजी से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो वही चिट्ठी लेकर शिवाजी के पास पहुंचे और शिवाजी ने उन्हें अफजल खान के साथ मिल जाने को कहा, जबकि कान्होजी ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने शिवाजी के पिताजी शाहजी से वादा किया था कि वो शिवाजी का हमेशा साथ देंगे। अब तक अफजल खान बारामती पहुंच चुका था और वहां भी उसने कुछ देशमुखों को अपनी तरफ कर लिया था, जिसके बाद वो पुणे की तरफ रवाना होने वाला था। और अगर ऐसा होता तो भोसले जागीर में वो कहर ढा देता। शिवाजी नहीं चाहते थे कि उनकी रियासत को इस युद्ध से कोई भी नुकसान पहुंचे, इसीलिए किसी तरह शिवाजी ने अफजल खान तक ये बात पहुंचाई कि शिवाजी उससे युद्ध अपने प्रतापगढ़ के किले में करेंगे। लेकिन वहां पहुंचना अफजल खान के लिए आसान बात नहीं थी। प्रतापगढ़ किले पर जाने के लिए मानसून के आने की वजह से अफजल खान को वाई में ही इंतजार करना पड़ा, और ऐसे में बीबी और अली दोनों अफजल खान पर दबाव डाल रहे थे क्योंकि उसे निकले 3 महीने हो चुके थे, जिसकी वजह से बहुत सा पैसा खर्च हो चुका था। और इसी वक्त का शिवाजी ने अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने इस वक्त में और हथियार बनवाने शुरू किए क्योंकि इस युद्ध के लिए उनको बहुत से हथियारों की जरूरत थी। शिवाजी तलवारें अपने ही अंदाज में बनवाते थे जिससे कि इस्तेमाल करने वाला इसका पूरा फायदा उठा सके। और अभी युद्ध की तैयारियां चल ही रही थी कि शिवाजी को खबर मिली कि राजगढ़ के किले में उनकी पत्नी साईबाई का देहांत हो गया है। और ये वक्त शिवाजी के लिए बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से अफजल खान के साथ युद्ध की तैयारी। कुछ ही दिनों बाद अफजल खान ने अपने कृष्णा जी नाम के दूत के हाथों एक चिट्ठी भेजी जिसमें उसने शिवाजी से सभी किलों को देने को कहा और ये भी लिखा कि तुम्हारे हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इससे आदिल शाही तुम पर बहुत नाराज है। इसके जवाब में शिवाजी ने पहले तो कृष्णा जी को उपहार देकर लौटा दिया, फिर अपने वकील गोपीनाथ द्वारा उसको चिट्ठी लिखी। किसको? अफजल खान को, और उसे चबारी आने का निमंत्रण दिया। गोपीनाथ ने अफजल खान को यकीन दिला दिया था कि शिवाजी के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि आप उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि शिवाजी में इतना साहस नहीं है कि वो खुल्लम खुल्ला आपसे मिलने आ सके। मगर अफजल खान को अभी भी डर था कि कहीं वो मिलने गया और मारा गया तो। फिर भी उसने तय कर ही लिया कि वो वाई जाएगा। अब वाई जाने का बहुत ही संकर रास्ता था। जरा सा फिसलना मतलब दूर नीचे गायब हो जाना, और ये सब देखकर अफजल खान की सेना भी डरी हुई थी।
मगर दूसरी तरफ शिवाजी द्वारा खेमे तैयार करवाए जा रहे थे। अफजल खान अपनी सेना के साथ आया और उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर 10 सितंबर 1659 को शिवाजी और अफजल खान का मिलना तय किया गया, जिसमें सिर्फ 10-10 सिपाही साथ आने को कहे गए और खेमे के अंदर तो सिर्फ वकील साथ होंगे, ये भी तय किया गया। इनकी मुलाकात हुई और शिवाजी ने बड़ी ही चतुराई से अफजल खान का कत्ल कर दिया। साथ ही अफजल खान के वकील को भी मार दिया गया और बाहर खड़े 9 सैनिकों का भी कत्ल कर दिया गया। फिर अफजल खान के खेमे में जाकर सारा सामान लूटा गया और उसके सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। मगर इस युद्ध में कुछ मराठा सैनिकों की भी मौत हो गई। इसके बाद हिंदुस्तानियों के दिल में शिवाजी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अब औरंगजेब इस वक्त अपने ही कामों में व्यस्त था, लेकिन शिवाजी की ये जीत देखकर फारस के बादशाह ने औरंगजेब को एक बेइज्जती वाला खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि शिवाजी का नाम भी कभी नहीं सुना था और अब ये इतने किले अपने अधिकार में लेकर बैठा है। तुम सिर्फ अपने पिता और भाइयों से ही लड़ सकते थे, क्योंकि इससे लड़ने का साहस तुम में नजर नहीं आता। तुम्हारे परदादा हुमायूं को भी मैंने ही हिंदुस्तान की गद्दी पर बिठाया था और लगता है तुम्हारी मदद करने भी मुझे ही अपनी सेना के साथ आना होगा। और इसे पढ़कर औरंगजेब काफी तिलमिलाया। बहरहाल अफजल खान का कत्ल करने के बाद अब शिवाजी रुके नहीं और न ही किसी से डरे। उन्होंने बीजापुर पर हमला करने की सोची, जहां पहले से ही अली और उसकी माँ ये सोचकर बैठे थे कि अफजल खान से युद्ध में शिवाजी का अंत हो गया होगा। मगर हुआ इसका उल्टा। शिवाजी अपनी सेना के साथ आदिल शाही इलाके में घुसे और राजा को बंदी बना लिया और इसी के साथ साथ उन्होंने कोंकण और बीजापुर के रास्ते में आने वाले 14 किलों को भी अपने अधिकार में कर लिया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मराठा इस तरह हमला करने में सक्षम होंगे और इसीलिए बहुत से किलों के शासकों ने पहले से ऐसी कोई तैयारी करके नहीं रखी थी। और इस जीत के बाद शिवाजी ने कोंकण के आगे के इलाकों को भी जीता। अब अफजल खान तो शिवाजी के हाथों में मारा जा चुका था, लेकिन आदिल शाही को अभी भी चैन नहीं आया था, क्योंकि अभी अभी शिवाजी ने उनके एक राजा का कत्ल किया था। उन्होंने इस बार शिवाजी से बदला लेने के लिए रुस्तमे जवा को चुना, जो कि रत्नागिरी के कुछ इलाकों का शासक था। लेकिन शायद शिवाजी को इस बात की भनक लग चुकी थी। रुस्तम बीजापुर से रवाना हो चुका था, तो शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ रास्ते में कोल्हापुर में ही उस पर हमला करके उसे लूट लिया, जिसमें शिवाजी को 12 हाथी और 2000 घोड़े मिले। और इसके बाद वो राजपुर गए, जहाँ खड़े हुए 3 जहाजों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। फिर वहां से वसई तक धावा बोलते गए, यानी शिवाजी बिना डरे बिना थमे बस चलते गए। तो इसके बाद शिवाजी कहाँ गए और किन किन से बड़े बड़े युद्ध किए, क्यों सूरत पर धावा बोला और कैसे समुद्री किलों की योजना बनाई, ये सब सुनिए अगले एपिसोड में। शिवाजी और औरंगजेब के टकराव के बारे में बात करते हुए लेखिका मेधा भास्करन आगे बताते हैं कि पहले आदिल शाही ने शिवाजी पर हमला करने के लिए अफजल खान को भेजा था, फिर रुस्तम को भेजा और इसके बाद औरंगजेब ने अपने सूबेदार शाइस्ता खान को भोसले जागीर पर हमला करने, सारे गांव को नष्ट करने, हर घर को जलाने और किलों की घेराबंदी करने को भेजा। तो शाइस्ता खान अहमदनगर से होता हुआ पुणे पहुंचा और रास्ते में भी वो बहुत ही उत्पात मचाता गया। पुणे पहुंचकर उसने सबसे पहले लाल महल, जहाँ शिवाजी का बचपन बीता था, उसे अपने अधिकार में कर लिया और उसे अपनी पसंद के हिसाब से सजाया और खुद भी वही रहने लगा। शिवाजी को तबाह करने की साजिश में मुगलों के साथ अब राजपुर और कोंकण के ब्रिटिश अफसर भी आ चुके थे और इस दौरान शिवाजी पन्हाला किले में आकर रहने लगे। इसी दौरान जब शाइस्ता खान शिवाजी के पीछे लगा था पन्हाला में, तब सिद्दी ने बहुत बार शिवाजी पर धावा बोलने की कोशिश की। वो अलग बात है कि वो कामयाब नहीं हो पाया। उसने ब्रिटिश अफसर हेनरी से तोपें और विस्फोटक मंगवाए, पर इनसे भी पन्हाला की मजबूत दीवारों का कुछ नहीं बिगड़ा। मगर सिद्दी वही पन्हाला किले के पास ही डेरा डाल के बैठ गया और इसी वजह से शिवाजी भी वहां से निकल नहीं पा रहे थे। मानसून भी आ चुका था और शिवाजी के पास अपने लोगों के लिए अनाज की कमी होने लगी थी। इसलिए शिवाजी ने अपने दूत
गंगाधर द्वारा सिद्धि को माफीनामा भेजा और कहा कि वो सब लूटे हुए किले उन्हें वापस दे देंगे और अगले महीने की 13 जुलाई को सिद्धि के सामने सरेंडर करेंगे। हुआ यूं कि तय वक्त पर पन्हाला से 2 पालकियां निकली, जिनमें एक पे शिवाजी थे और दूसरे में उनका नाई। जब सिद्धि ने अपनी तरफ आती पालकी देखी और पता करवाया तो उसमें से शिवाजी का नाई निकला, जिसको सिद्धि के सिपाहियों ने मार डाला और अनुमान लगाया गया कि शिवाजी जरूर दूसरी पालकी में दूसरी तरफ से विशालगढ़ किले की तरफ निकले होंगे, क्योंकि वो किला सामने की तरफ था। अब इससे पहले कि शिवाजी विशालगढ़ किले में पहुंचते, सिद्धि के द्वारा भेजे गए उसके वफादार योद्धा मसूद ने उनको घेर लिया। तब शिवाजी के सहयोगी बाजी प्रभु ने मसूद और उसके सैनिकों से युद्ध किया ताकि शिवाजी विशालगढ़ की तरफ बिना किसी रुकावट के पहुंच सके, और हुआ भी ऐसा ही। मगर इसके लिए बाजी प्रभु को अपनी जान गंवानी पड़ी। शिवाजी विशालगढ़ किले में पहुंचकर कोंकण चले गए और वहां से राजगढ़ पहुंच गए। जिस तरह से हर एक युद्ध, हर एक बात बड़ी बारीकी से बताई गई, उससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि लेखिका ने शिवाजी पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है। तो आगे उनका कहना है कि वापस राजगढ़ पहुंचने के बाद अब शिवाजी कोंकण का और एक्सपेंशन करने का सोच रहे थे। उन्होंने अपना ऐसा दबदबा बनाया था कि बहुत से शासक तो खुद ब खुद के साथ आकर मिल गए और शिवाजी को अपना रक्षक मानने लगे। मगर जब ये बात शाइस्ता खान को पता चली, जो कि अब भी शिवाजी के लाल महल में ही रह रहा था, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने निजामशाही के कोंकण को अपने अधिकार में करने की सोची। इसके लिए उसने उज़्बेकिस्तान की मुगल मनसबदार करतानब खान को उस तरफ भेजा, जो कि बहुत ही भारी सेना लेकर वहां पहुंचा, लेकिन शिवाजी के आगे नहीं देख सका। उसे वहां पहुंचने के लिए एक अंतहीन पहाड़ी दर्रे अंबरखंड से होकर निकलना था, जो कि बहुत मुश्किल रास्ता था। और यहाँ जैसे ही शिवाजी को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने वहीं पर उस पर हमला किया। मगर हाँ, करतानब कुछ सैनिकों के साथ भागने में जरूर कामयाब रहा। इसके बाद फिर से शिवाजी ने कोंकण की तरफ रुख किया और इस बार कोंकण के उस इलाके पर धावा बोला जो आदिलशाही के अधिकार में था, और वहां राजपुरी से लेकर खाड़ी पटन तक सब इलाके अपने अधिकार में करते गए और इसके साथ ही गोवा के उत्तरी इलाके में भी जा पहुंचे। इन सभी इलाकों के शासकों ने शिवाजी को नजराने की धनराशि देकर अपनी जान बचाई और इसी तरह चलते चलते वो राजपुर पहुंच गए, जहां हेनरी का सिक्का चलता था। लेकिन शिवाजी को किसका डर था, और ऊपर से उनको हेनरी से सिद्धि की मदद करने का भी बदला लेना था। शिवाजी की फौजों ने हेनरी के साथ साथ 3 और अंग्रेजों, रिचर्ड, रेंडल्फ और फिलिप को बंदी बनाकर उनके खजाने लूट लिए और उनको सोनगढ़ के तहखाने में डाल दिया। इस लूट में इनके साथ साथ तांबा, पीतल, लोहा, हीरे जवाहरात, रेशम, ऊनी कपड़े, हाथी दांत, कस्तूरी, केसर, चंदन और मसालों जैसी बहुत सी चीजें भी हाथ लगी। पर कुछ साल बाद जब शिवाजी को ये पता चला कि पन्हाला युद्ध में इन अंग्रेजों ने शिवाजी के खिलाफ सिद्धि की कोई डायरेक्ट मदद नहीं की थी, तो उन्होंने इन सब को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ शाइस्ता खान अब तक शिवाजी के लाल महल में ही बैठा हुआ था और आसपास के इलाकों में लूटपाट कर रहा था। फिर शिवाजी ने शाइस्ता खान से निपटने की एक तरकीब सोची। उन्हें लगा कि रात के अंधेरे में ही शाइस्ता खान का खात्मा किया जा सकता है, तो बड़ी सावधानी से उन्होंने सेरा का चुनाव किया और रमजान के महीने की एक रात को चुना। रमजान इसलिए क्योंकि इसमें रोजे रखे जाते हैं और इफ्तार सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज ढलने के बाद ही होती है, जिसपे बहुत ही चहल पहल होती है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर शिवाजी ने रात को कोठाना जिले से अपनी यात्रा शुरू की। वहां से वो इन खेमों में पहुंचे, जहाँ से एंट्री करना बहुत आसान था। उसके बाद शिवाजी अपने महल के बाहर पहुंचकर रसोई से होते हुए महल के अंदर पहुंच गए। जी हाँ, ये शिवाजी का ही महल था, जहाँ शाइस्ता खान कब्जा करके बैठा था और इसीलिए शिवाजी को सब रास्ते मालूम थे। तो महल के अंदर पहुंचकर वहां से उस कक्ष तक पहुंचे जहां शाइस्ता खान सो रहा था। चतुराई दिखाकर शाइस्ता खान तो भाग निकला, मगर उसका बेटा और उसकी एक बीवी, उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और बात अगर शाइस्ता खान की करें तो उसकी
उंगलियां भी शिवाजी ने काट दी थी। अब इन सब में एक अच्छी बात ये हुई कि उस वक्त इतनी अफरा तफरी मच गई कि किसी को पता ही नहीं चल पाया कि दुश्मन कौन था और कहां से आया था। और बड़ी ही होशियारी से शिवाजी अपने लोगों के साथ वापस कोठारा की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ शाइस्ता खान औरंगाबाद भाग गया, जहां से औरंगजेब ने उसे हुक्म दिया कि वो बंगाल चला जाए। शाइस्ता खान की वजह से पुणे और उसके आसपास के इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा था और पैसा भी कम हो रहा था। अपनी नौसेना बढ़ाने के लिए शिवाजी को और धन चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने सूरत पर धावा बोलने की सोची। सूरत मुगलों की आर्थिक राजधानी थी। शिवाजी अपने जासूसों को भेजकर हर बात का पता लगा चुके थे। सूरत के बंदरगाह से कश्मीर, लाहौर, आगरा और दक्षिण भारत यानी कि सदर्न इंडिया के व्यापारी गुजरते थे और साथ ही यहाँ यूरोप और चीन से माल आता था। मुगलों के खजाने में सूरत से 12 लाख रुपया जाता था। यहाँ पे उस वक्त हिंदू बहुत थे और हिंदुओं में भी बनी जो कि व्यापारी थे और यहाँ व्यापार भी बहुत भारी होता था, जिसको खरीदने और बेचने लोग हाथी घोड़ों पर आते थे। और उस वक्त यहाँ का सूबेदार था इनायत खान बुर्जो, जो कि सूरत की सुरक्षा या किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जिसका नतीजा ये निकला कि शिवाजी आसानी से यहाँ पर हमला कर पाए। अब इन सब बातों की सूचना जब शिवाजी को मिली तो एक दिन वो राजगढ़ से सूरत के लिए रवाना हुए और अपने दुश्मनों को उन्होंने कहलवा दिया कि वो औरंगाबाद जा रहे हैं। मगर वो गए नासिक से कुंकण और वहां से जंगलों से होते हुए सूरत के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। इनायत खान को बात करने के लिए संदेश भेजा गया पर उसने मना कर दिया, जिसके जवाब में शिवाजी और उनकी सेना ने लूटपाट शुरू कर दी, लेकिन कुछ लोगों को जरूर रहने दिया। मगर इसी सब में सूरत शहर वीरान हो गया था और यही सब देखकर बहुत से लोग ये शहर छोड़कर चले गए थे। कुल मिलाकर मराठा अपने साथ 25 लाख रुपए और सोने चांदी और साथ में कीमती पत्थरों से भरे सैकड़ों खच्चर ले गए थे। जब शिवाजी सूरत से वापस राजगढ़ आए तो उन्हें अपने पिताजी शाहजी के देहांत की सूचना मिली, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद भी उन्हें अपना सफर जारी रखना पड़ा और सूरत से मिली धनराशि से उन्होंने कोंकण में नौसेना का काम शुरू करवाया। शिवाजी ने समुद्री किलों की योजना बनाई और इसी साल यानी 1664 में उन्होंने अपने पहले सिंधु नाम के समुद्री किले का काम शुरू किया, जिसे बनने में पूरे 3 साल लगे। ये किला कड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था। इसकी नींवों में पिघला लोहा और सीसा डाला गया था, जिससे कि सुनामी भी इसका कुछ न बिगाड़ सके। 48 एकड़ में फैले हुए इस किले को 12 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची दीवार से घिरा हुआ था और यही वजह है कि ये किला आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। दीवारों के नीचे सुरंगें बनाई गई थी। इसी में झीलें भी तैयार करवाई गई थी, जो कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके बनाई गई थी। अब ये तो बात हुई शिवाजी के समुद्री किले की। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे शिवाजी की आगरा यात्रा के बारे में कि किन मुश्किलों का सामना करके शिवाजी वहां से निकल पाए, जिसके बारे में लेखिका ने छोटी से छोटी जानकारी अपनी किताब में दी है। लेखिका हमें बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने 50वें जन्मदिन पर शामिल होने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह से शिवाजी को बुलाने के लिए कहा था। अब मिर्जा जयसिंह से इसलिए क्योंकि शिवाजी और मिर्जा की पहली मुलाकात हो चुकी थी, जब शिवाजी को मारने और पुरंदर किला हासिल करने को औरंगजेब ने इसे भेजा था। पुणे में इसलिए बहुत कदम मचाया था और पुरंदर किला भी मिर्जा ने फतेह कर लिया था, जिसके बाद पुरंदर संधि यानी ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके मुताबिक शिवाजी को निजाम शाही इलाके के 35 में से 23 किले मुगलों को देने थे और 12 शिवाजी के पास रहे। शिवाजी का पुत्र संभाजी मनसबदार बनेगा और शिवाजी दक्खन को लेकर मुगल के अभियानों में उनका साथ देंगे। यहाँ आपको ये क्लियर कर दे कि मनसबदार मुगलों द्वारा दी गई एक हाई रैंक थी, जो खास वफादार लोगों को ही दी जाती थी। पुरंदर ट्रीटी के साइन होने के कुछ अरसे बाद शिवाजी और मिर्जा ने मिलकर बीजापुर पर हमला किया था, पर वहां इन्हें हार ही मिली। बहरहाल औरंगजेब ने भी शिवाजी को चिट्ठियां और तोहफे भेजकर अपने जन्मदिन पर आने को कहा और उसने चिट्ठी में मुगलों की गई मदद के बारे में भी शिवाजी की सराहना की। पहले तो शिवाजी नहीं माने, मगर फिर उन्होंने आगरा जाने का इरादा कर लिया। जाने से पहले
उन्होंने अपने किलों में सबको आदेश दे दिए कि उनकी गैर हाजिरी में किस तरह से काम होगा। उन्होंने सभी किलों को इंडिपेंडेंट कर दिया और उनसे कहा कि अगर वो घायल हो जाए या वापस न आ सके तो काम इसी तरह से चलता रहेगा। और अपनी माँ जीजाबाई को शासन दे दिया कि सब उनके अधीन काम करेंगे। शिवाजी ने ये भी कहा कि वहां से अगर वो कोई भी आदेश दे तो उसे किसी को भी नहीं मानना है, क्योंकि हो सकता है कि औरंगजेब के दबाव में आकर वो कोई गलत फरमान जारी कर दे। शिवाजी को औरंगजेब पर शक तो था, मगर फिर भी ये सब इंतजाम करके शिवाजी आगरा की तरफ निकल पड़े। सबसे पहले वो औरंगाबाद गए, वहां रुके, फिर कुछ दिनों बाद आगरा पहुंचे, जहाँ पर उनका स्वागत उस तरह से नहीं किया गया जैसी उनको उम्मीद थी, और इससे वो काफी नाउम्मीद हुए। दरअसल औरंगजेब का तरीका ये था कि मेहमान को एक दिन पहले ही उसी के ओहदे वाला इंसान रास्ते में लेने जाता था और फिर वापस आगरा तक लेके आता था। लेकिन हुआ ये कि राम सिंह यानी मिर्जा का बेटा, जो कि शिवाजी की उम्र का था और उन्हीं के ओहदे का था, वो जाने वाला था, मगर उसने अपनी जगह अपने मुनीम को भेज दिया और शिवाजी को ये अच्छा नहीं लगा। शिवाजी बहुत ही शान से हाथी घोड़ों के साथ अपने काफिले को लेकर निकले थे, जिसे देखकर आसपास के लोग सब वाह वाह कर रहे थे। मगर जब वो महल पहुंचे तो उनका किसी तरह का स्वागत नहीं किया गया और न ही इनमें से कोई उनसे मिलने भी आए। फिर वो वक्त आया जब सबको दरबार में यानी दीवाने खास में बुलाया गया, जहाँ की शान और शौकत देखकर शिवाजी दंग रहे। हर चीज बहुत ही खास और भव्य थी। औरंगजेब का सिंहासन भी बहुत ही ऊंचा था, लेकिन वहां पर भी किसी ने शिवाजी को ज्यादा अहमियत नहीं दी। औरंगजेब ने मिलना तो दूर, दरबार में शिवाजी का नाम तक नहीं लिया। ये देखकर शिवाजी को बहुत गुस्सा आया और वो ये कहकर कि इस बेइज्जती से तो मर जाना बेहतर है, बाहर चले गए। तब राम सिंह ने उनको मनाने की कोशिश की, पर शिवाजी नहीं माने। शिवाजी के औरंगजेब से मुंह मोड़कर इस तरह आने पे पूरा दरबार उनसे नाराज था। इसके बावजूद अगले दिन राम सिंह शिवाजी के बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास ले गया, जिसका उन्होंने उपहार देकर स्वागत किया। औरंगजेब ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने राम सिंह को शिवाजी को नजरबंद करने को कह दिया, उसी सराय में जिसमें वो जब से आए थे ठहरे हुए थे। शिवाजी को भी पता चल चुका था कि अब उनकी जान खतरे में है। सभी ने शिवाजी पर इल्जाम लगाए और औरंगजेब की बहन जहांआरा समेत सभी ने शिवाजी को सजा देने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर शिवाजी को दंड नहीं दिया गया तो हिंदू राजाओं की हिम्मत बढ़ जाएगी और वो खुलेआम बादशाह का अपमान करेंगे। जब औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद रखने का आदेश दिया तो ये सुनकर राम सिंह को खतरा हुआ, क्योंकि उसके पिता मिर्जा के कहने पर ही शिवाजी आने के लिए राजी हुए थे। अब अगर शिवाजी को कुछ भी हुआ तो उसे पता था कि उसके पिता की जान मराठों के हाथों खतरे में रहेगी, और ये बात उसने मीर बख्शी से कही, जिसने जाकर औरंगजेब से कह दिया। और ये बात सुनकर जब औरंगजेब ने राम सिंह को दरबार में बुलाया तो उसने शिवाजी को माफ करने की गुजारिश की, जिसे औरंगजेब ने मान तो लिया, मगर उसने कहा कि अगर शिवाजी भाग निकले तो जिम्मेदारी राम सिंह की ही होगी। अब शिवाजी नजरबंद रहकर भी आगरा के कुछ बड़े बड़े लोगों को तोहफे भेजते रहे, ताकि उनकी उन बड़े लोगों के साथ दोस्ती हो जाए और वो वक्त पड़ने पर इनके कुछ काम आ पाए। और इसी तरह से उन्होंने मोहम्मद अमीन से दोस्ती की, जो कि सभी के एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार करता था। और इस दोस्ती ये कहीं जान पहचान का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने मोहम्मद अमीन के द्वारा औरंगजेब को कहलवाया कि वो भारी धनराशि देने को तैयार हैं, इसलिए उन्हें वापस घर भेज दिया जाए। पुरंदर शांति संधि के तहत लिए गए बंदरगाह भी वापस दिए जाए। इसके बदले वो अपने बेटे को यहाँ छोड़ देंगे और हर युद्ध में उनका साथ देंगे, और इसके साथ साथ मुआवजा तो देंगे। वो अलग बात है कि औरंगजेब ने ये बात मानी नहीं। इसी बीच मानसून आ गया और मौसम के बदलने से शिवाजी बीमार हो गए। बहुत इलाज करने पर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। इसी बीच राम सिंह की संभाजी से बहुत दोस्ती हो गई और उसने संभाजी को अपने घर में रहने को बुला लिया। और इन्हीं दिनों शिवाजी ने औरंगजेब से दरखास्त की कि उसके बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाए, और क्योंकि वो खुद बीमार हैं, उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए
राम सिंह को किसी भी बात के लिए जिम्मेदार न ठहराया जाए। औरंगजेब ने ये बातें मान ली। शिवाजी ने औरंगजेब को कहलवाया कि उन्हें लगता है कि अब वो मरने वाले हैं, इसलिए उन्हें कुछ कर्ज चाहिए क्योंकि वो मरने से पहले बड़े स्तर पर दान करना चाहते हैं। और औरंगजेब ने इस इच्छा को भी पूरा करने की हामी भर दी। शिवाजी ने दान पुण्य करने का काम शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी टोकरियों में सामान आने लगा जाने लगा, जिसकी पूरी चेकिंग भी होती थी। और इसी बीच औरंगजेब का खास आदमी फौलाद खान शिवाजी पर नजर बनाए हुए था। एक दिन हुआ यूं कि औरंगजेब शिकार खेलने गया था और फौलाद खान जश्न मनाने में मसरूफ था। इसके ठीक 3 दिन बाद औरंगजेब फिर से शिकार पर गया और जाने से पहले उसने फौलाद खान से शिवाजी को दूसरी जगह रखने को कहा। लेकिन फौलाद खान जब गया तो शिवाजी वहां थे ही नहीं। और औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गया और फिर दूर दूर तक घुड़सवारों को भेजा गया शिवाजी को खोजने के लिए। लेकिन शिवाजी का कहीं पता नहीं चला। हुआ ये था कि 18 अगस्त 1966 को ही शिवाजी अपने बेटे के साथ मिठाई की टोकरी में बैठकर बाहर निकल गए थे। जिस दिन औरंगजेब पहली बार शिकार करने निकला था और उसी दिन शिवाजी जब बाहर निकले तो घोड़े उनके इंतजार में थे, जिन पर बैठकर वो मथुरा पहुंचे। वहां संभाजी को छोड़ा अपने दोस्त के घर और खुद इलाहाबाद, वाराणसी, गया, गोंडवाना, हैदराबाद और बीजापुर से होते हुए 12 सितंबर 1966 को 22 दिनों में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके राजगढ़ किले पहुंचे। और साथ ही उन्होंने ऐलान करवा दिया कि उनका बेटा संभाजी मारा गया है, ताकि किसी को शक ना हो और शिवाजी संभाजी को सुरक्षित राजगढ़ ला सके। और हुआ भी यही। 1667 में पुर्तगालियों ने भी शिवाजी का लोहा मान लिया था। उनके किस्से सुनकर पुर्तगाली राजा को एक चिट्ठी गई जिसमें लिखा था कि शिवाजी की तुलना तो सीजर या अलेक्जेंडर से ही की जा सकती है। अब ये तो थी शिवाजी की आगरा से निकलने की बात, मगर ये क्या? शिवाजी ने औरंगजेब और जसवंत सिंह राठौर को चिट्ठी लिखकर हाथ मिलाने की बात की, मगर क्यों? शिवाजी ने आदिल शाही पर फिर से विरोध किया, सूरत पर फिर से हमला किया और दिए हुए किलों पर फिर से जीत हासिल की, मगर कैसे? ये जानते हैं अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बताया कि कैसे मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को आगरा भेजने में मदद की, जबकि वो खुद वहां मौजूद नहीं था। मगर अब जब मिर्जा तक शिवाजी के आगरा से बच निकलने की खबर पहुंची तो उसने धोखे से अपनी बेटी की शादी शिवाजी की बेटी से करने की योजना बना के उन्हें अपने पास बुलाना चाहा। लेकिन जब औरंगजेब को ये बात पता चली तो उसने मिर्जा को अपने पास बुला लिया और उनके बेटे को दक्कन का इलाका देखने को कहा। लेकिन आगरा जाते हुए रास्ते में ही मिर्जा की मौत हो गई। कुछ का कहना है कि वो मधुमेह यानी शुगर का रोगी था और एक जख्म होने की वजह से मर गया, और कुछ का कहना था कि उसे जहर देकर मुंशी द्वारा मरवाया गया था, जो कि खुद बाद में आगरा चला गया और वहां जाकर उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। मिर्जा की मौत की खबर जब शिवाजी को मिली तो उन्होंने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने औरंगजेब से कहा कि वो इन्हें अपना सूबेदार बना ले। वो इसलिए क्योंकि शिवाजी का अब तक बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो चुका था और फिर से खड़ा होने के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत थी। मीता भास्करन आगे बताती हैं कि जब औरंगजेब ने ये बात नहीं मानी तो शिवाजी ने जसवंत सिंह राठौर को चिट्ठी लिखी, जो कि औरंगजेब के बेटे मुअज्जम का दोस्त था। यहाँ आपको ये बता दे कि मुअज्जम औरंगजेब की हिंदू पत्नी नवाब बाई का बेटा था, जो कि दक्कन इलाके का मुगल सूबेदार था। तो बात शिवाजी की करे तो उन्होंने जसवंत सिंह को लिखा कि वो आगरा से सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही भागे थे। आगे उन्होंने ये लिखा कि वो चाहते हैं कि औरंगजेब उन्हें कंधार भेजे ताकि उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट सीमाओं की रक्षा में शिवाजी मुगलों की मदद कर सके, और अगर इनके कहने पर औरंगजेब ने उन्हें मौका दिया तो वो अपने बेटे संभाजी को मुअज्जम के पास उसकी मदद करने को भेज देंगे। ये बात 1667 की है और 26 सितंबर 1667 को ही संभाजी को मुअज्जम से मिलने भेज दिया गया। इसके बाद
संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार बना दिया गया और शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की पदवी दी। इसी तरह कुछ साल तक शिवाजी मुगलों के साथ ही काम करते रहे। 1670 में शिवाजी ने एक बार फिर से मुगलों के विरुद्ध तलवार उठाई। उसी साल शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम राजा राम रखा गया। यहाँ आपको ये बता दें कि शिवाजी की कुल 8 पत्नियां थीं जिनके नाम थे सईबाई, सोयराबाई, सगुनाबाई, पुतलाबाई, लक्ष्मीबाई, सकवारबाई, काशीबाई और गुणवंतीबाई। तो शिवाजी मुगलों से अपने खोए हुए किले वापस लेना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें सेना के साथ साथ और बहुत से साधनों की जरूरत थी। अब शिवाजी के मन में स्वराज की चाह थी और इसमें सबसे पहले उनको पुरंदर और कोढ़ाना किलों को फिर से अपने नाम करना था और इस जीत का सेहरा उनकी सर तानाजी ने बांधा। किला तो तानाजी की मेहनत से आ गया, पर तानाजी मारे गए जो कि शिवाजी के पुराने वफादार और बचपन के दोस्त थे। इसी पर शिवाजी ने कहा था, गढ़ आया पर सह गया। इसके बाद शिवाजी ने माहुली किले को जीता और उनकी यही जीत देखकर मुंबई के एक अंग्रेज ने सूरत के अपने साथी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने लिखा कि शिवाजी मुगलों की तरह सुस्त नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्यास लगने पर ही कुआं नहीं खोदते। अभी बारिश का मौसम है, फिर भी वो नहीं रुक रहे। और यही वक्त था जब शिवाजी ने एक बार फिर से सूरत पर हमला किया और बहुत सा धन लूट कर लेकर आए और उनसे कहकर आए कि अगर उन्होंने सालाना 1 लाख रुपया नहीं भेजा तो वो फिर से आएंगे। वहां से जाते हुए मुगलों ने मराठों को पकड़ना तो चाहा, पर ऐसा हो नहीं पाया और इसी लूटपाट की वजह से सूरत, जो कि व्यापार के लिए जाना जाता था, उसने अपनी पहचान खो दी। शिवाजी कुछ दुश्मनों के इलाकों से चौथ नाम का टैक्स वसूलते थे, जो उन्हीं से लिया जाता था जो शिवाजी के अधिकार में नहीं थे। और ये टैक्स लेते वक्त उनसे कहा जाता था कि अगर वो ये टैक्स नहीं देंगे तो उनका राज्य शिवाजी अपने अधिकार में कर लेंगे और साथ में उन्हें पूरी सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। उन्होंने ऐसे इलाकों को ये दिखा दिया कि मुसलमानों या मुगलों के अधीन रहने से अच्छा है कि वो शिवाजी के अधीन रहें, जो उन पर मुगलों की तरह ज़ुल्म नहीं करेंगे। 1670 के आखिर तक मराठों ने बहुत से पहाड़ी किले जैसे कि रावला, मारकंडा और जाबाला अपने नाम कर लिए थे। फिर वो विदर्भ की तरफ कारंजा के नगर बाजार तक आ गए, जहाँ फिरौती लेकर व्यापारियों का अपहरण किया गया और यहाँ उन्हें करोड़ों रुपए, रेशमी कपड़े, सोने चांदी, हीरे और बैल हासिल हुए। इस वक्त में मुगलों की तरफ से किसी ने भी उन्हें रोका नहीं और इसके चलते मराठा 1671 तक महाराष्ट्र के सबसे बड़े सालहौर किले में जा पहुंचे और वहां घेरा डाल दिया और रस्सियों के सहारे किले पर चढ़कर उसके रक्षक फतेहुल्लाह खान को मार दिया। और युद्ध के खत्म होने पर मराठा अपने साथ 6000 घोड़े, 125 हाथी और 6000 ऊंट लेकर आए और आगे चलकर इसी किले को शिवाजी ने गुजरात और खानदेश के खिलाफ गढ़ की तरह इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ दक्खन इलाका भी शिवाजी के पास आता जा रहा था और एक वक्त ऐसा आया जब शिवाजी ने मुगलों के दक्षिण आने पर ही रोक लगा दी थी। अब बात यहाँ दक्षिण इलाके की हो रही है, तो आपको ये बता दें कि उस वक्त उत्तर यानी नॉर्थ में नर्मदा नदी से लेकर साउथ की कृष्णा नदी के बीच के इलाके को दक्खन कहा जाता था। शिवाजी के राज में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब खुश थे और अब क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो गई थी, तो मजदूरों, कारीगरों को वक्त से और ज्यादा पैसे देकर काम करवाया जाता था, जिससे वो सब बहुत खुश थे। पेशवा मोरोपंत पिंगली को शिवाजी ने जवाहर और रामनगर इलाकों को, जो कि कल्याण और गुजरात तट के दक्षिणी यानी कि सदर्न छोर पर नासिक के बीच में पड़ते थे, वो फतेह करने को भेजा। ये जीत आसान नहीं थी क्योंकि रास्ते में बहुत सी नदियां थी और नाले भी थे जो कि सीधे अरब सागर में गिरते थे, जिसका मतलब ये था कि तेज पानी का बहाव घुड़सवार सैनिकों को आसानी से बहा ले जा सकता था। लेकिन पिंगले ने ये नामुमकिन काम करके दिखाया। दक्खन में पूरी तरह मराठा का राज्य होने पर एक नया आंदोलन हुआ
ये साबित हो चुका था कि हिंदू भी मुगलों को टक्कर दे सकते हैं। 1672 में जब शिवाजी ने फिर से आदिल शाही के खिलाफ जंग छेड़ी तो उस वक्त उनकी मुलाकात समर्थ रामदास से हुई। शिवाजी ने उनके साथ मिलकर एक नए संप्रदाय की स्थापना की और उसकी उन्होंने 6 नियम बनाए। संपन्नता की आकांक्षा, अपने परिवार का कल्याण, लोगों को रास्ता दिखाना, नियमित व्यायाम के माध्यम से शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, सक्रियता मतलब लगे रहना, साथ में स्वराज और स्वधर्म। फिर आया साल 1672 का दिसंबर का महीना, जब शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो को, जो कि उनके ब्राह्मण खजांची थे, और कोटाजी फरसंद, जो घुड़सवार सेना के प्रमुख थे, को आदेश दिया कि पन्हाला किले को फिर से अधीन किया जाए, जो कि आदिल शाही के पास चला गया था। और कोंडा जी और दत्तो जी ने पन्हाला किले को अपने अधिकार में कर लिया। कोंडा जी 60 आदमियों को लेकर किले के अंदर गए। अन्नाजी दत्तो पहले से ही तलहटी में 1500 पैदल सैनिकों के साथ इंतजार में थे। कोंडा जी ने अंदर जाकर अंदर से बाहर के मेन गेट खोल दिए और फिर अन्ना जी अंदर प्रवेश कर गए। आदिल शाही किले का रक्षक भाग गए और किला कोंडा जी ने जीत लिया। इसके बाद शिवाजी खांदेरी पर एक किला बनवाने लगे। ये वो जगह है जिसको अंग्रेज हेनरी केनरी कहते थे और इस किले को पूरा होने में बहुत समय लगा। इस दौरान शिवाजी ने पुणे, कोठारा, पुरंदर, लौगढ़, करनाला, मामूली और कल्याण जिले के भी सभी छोटे बड़े पहाड़ी किलों को फिर से अपने अधिकार में कर लिया था। मराठों ने पन्हाला, सतारा, बरली और दूसरे किलों पर भी कब्जा कर लिया था और अभी सेना कारवाड़, अंकोला और दूसरी जगहों की तरफ बढ़ रही थी। और अब बात करेंगे कि कैसे शिवाजी बने छत्रपति शिवाजी, मगर अगले एपिसोड में। लेखिका मेधा भास्करन इस किताब में बताती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि शिवाजी बहुत ही नेक दिल योद्धा थे, जो अपनी सेना और प्रजा दोनों से ही बहुत प्यार करते थे। पर दूसरी तरफ क्योंकि अपनी प्रजा का भी उनको ध्यान रखना था, इसलिए उन्होंने अपनी सेना के लिए ऐसे बहुत से नियम बनाए थे जिनसे उनकी प्रजा को उनकी सेना से कोई हानि न पहुंचे। उनके किसी भी सैनिक को भोजन या अनाज के लिए किसान को सताने की अनुमति नहीं थी। बच्चों और औरतों के साथ बदसलूकी करने की भी अनुमति नहीं थी। सैनिकों की हर जरूरत का पूरा प्रबंध राज्य द्वारा ही किया जाता था। उन्हें गायों को पकड़ने, मारने या हानि पहुंचाने की भी अनुमति नहीं थी, जबकि बैल पकड़े जा सकते थे क्योंकि उनकी जरूरत अक्सर पड़ती थी। सैनिकों के लिए और भी बहुत से कड़े नियम बनाए गए थे जिससे वो अपने रास्ते से भटके नहीं, जैसे कि लूट का माल उन्हें जमा करवाना होता था और साथ ही मुल्लाओं और पादरियों को तंग करने की मनाही थी। बहुत से महान लोगों ने शिवाजी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, जैसे इतिहासकार कवि खान कहते हैं कि शिवाजी नियम से चलने वाले इंसान थे। लूटपाट के वक्त नियम थे कि बच्चों, औरतों और अल्लाह की किताबों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हिंदुओं या मुसलमानों को बंदी बनाते वक्त अगर उनकी औरतों का कोई रखवाला नहीं होता था तो उन्हें पनाह दी जाती थी और उनका ख्याल रखा जाता था, और उनकी सेना में ये बातें नहीं मानने वालों को सजा दी जाती थी। शिवाजी चेन ऑफ कमांड के तहत काम करते थे, जिसके अनुसार सारे अधिकारी मिलकर एक टीम की तरह काम करते थे, जबकि जागीरदारी और मनसबदारी भी ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी नौसेना के लिए भी कड़े नियम बनाए हुए थे। जहाजों में जरूरत का सामान, नौसैनिक, लड़ाई करने का पूरा सामान जैसे हथियार, पिस्तौलें, हथगोले, बंदूकें और बाकी चीजें भी ध्यान से रखी जाती थी। जैसे अगर हवा का रुख उल्टा हो तो जल्दी से जल्द जहाज को समुद्री किनारे के पास लाना, नाविकों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना, मछुआरों के काम आने वाले जहाजों को पूरी सुरक्षा देना ताकि मछली पकड़ने में मुश्किल ना। शिवाजी ने ऐसे बहुत से जहाज बनवाए, यहाँ तक कि समुद्र में उनके द्वारा बनाए गए 700 जहाज थे। शिवाजी अपने सैनिकों से आमने सामने होकर बात करते थे, जो कि सब राजा नहीं किया करते थे, और ये भी एक कारण था कि बहुत सी जातियों के लोग उनकी सेना में आ मिले थे, जैसे मावल और कोंकण के लोग, कई कबीलों के लोग जिनमें खरफा कबीला प्रमुख था, और कई मुसलमान भी जिनमें भदेल और वाघेर शामिल थे। शिवाजी ने उस समय में वो कर दिखाया था
जो उस वक्त के किसी भी हिंदू के लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने बहुत से किले, बहुत से इलाके, बहुत से नगर अपने नाम किए और इसीलिए सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन अभी तक एक फॉर्मल तौर पर उनका राज्य अभिषेक नहीं हुआ था। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए, गांव के लिए, जागीर के लिए, देश के लोगों के लिए और देश के लिए मुश्किल से मुश्किल काम किए थे। लेकिन अभी भी कमी थी, क्योंकि कुछ लोग अभी भी उनको विद्रोही मानते थे। लेकिन अब वो समय आ चुका था जब उन्हें वो मान मिले पूरे भारत में जिसके वो हकदार थे। और ये तभी मिल सकता था जब उनको राजा का दर्जा मिले, राजा बनाया जाए, जिससे कि आदिलशाही और मुगलों जैसे उन्हें भी सम्मान मिले, जो कि उन्होंने अपनी मेहनत, चतुराई, बुद्धि और बल से हासिल किया था। अब वो वक्त आ गया जब साहसी निडर शिवाजी को छत्रपति शिवाजी का दर्जा मिले। इसीलिए उनकी राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी गई। इसके इंतजाम किए जाने लगे। शिवाजी के ऊपर मंत्र लिखने के लिए गागा भट्ट का चुनाव किया गया, जिनके पूर्वज महाराष्ट्र के ही थे, पर वो सालों से वाराणसी में रह रहे थे। जब विश्वनाथ मंदिर पर बहुत से आक्रमण हुए थे, तब उसके फिर से निर्माण करने में गागा भट्ट के पूर्वजों का भी हाथ था और वो खुद भी बहुत सी किताबें लिख चुके थे। गागा भट्ट को शिवाजी के लिए मंत्र लिखने थे जो कि शिवाजी का बखान कर सकें, और उन्होंने वो मंत्र बड़ी ही खूबसूरती से लिखे। इस राज्य अभिषेक में यानी स्नान कराते वक्त राजा को छत्र पहनाने का भी एक ट्रेडिशन था, और ये होने पर ही शिवाजी छत्रपति शिवाजी कहलाएंगे। 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्य अभिषेक कोंकण के रायगढ़ किले में हुआ, जिससे पहले इस किले में बहुत सारे बदलाव किए गए। शिवाजी के आर्किटेक्ट हीरोजी इंदुलकर ने उनके लिए लकड़ी का एक मंच बनवाया, गंगा सागर नाम की झील बनवाई, उनकी रानियों के शयन कक्ष बनवाए, साथ ही बाजार भी बनवाए गए और किले के आसपास चौकियां और एक बहुत मजबूत दीवार बनवाई गई। सोने चांदी के राज्य चिन्ह बनवाए गए, जिनको बनाने का अधिकार काफी समय से सिर्फ मुगलों के पास ही था। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के अत्याचारों का पूरा इतिहास बदल डाला था। उन्होंने प्रजा को दर्शाती छोटी मछलियां बनवाई और आक्रमणकारियों को दर्शाती बड़ी मछली बनवाई। एक तराजू जो न्याय का प्रतीक था, स्वास्तिक बनवाया गया जो एक अजय किले का प्रतीक था, जिसकी बाहर की तरफ निकली किले ये बताती थी कि बाहर से किए गए हमले का तो जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत भव्य राज सिंहासन तैयार करवाया गया, जिस पर एक छत्र लगाया गया, शिवाजी के नाम के सिक्के चलवाए गए और फॉर्मल दस्तावेजों में उनका संबोधन क्षत्रिय कुलवसंत श्री राजा छत्रपति शिवाजी कहकर किया गया, जिसका अर्थ था एक क्षत्रिय परिवार में जन्मे राजा छत्रपति शिवाजी। और इस समारोह में दूर दूर से बहुत से मेहमानों को बुलाया गया जो बहुत दिन तक यहाँ आकर रहे, और राज्य अभिषेक के वक्त ही 8 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें शामिल थे मोरो पिंगले, जिन्हें पेशवा बनाया गया, नीलो सोनदेव जो कि वित्त मंत्री थे, अन्नाजी दत्तो जिनको भू राजस्व मंत्री बनाया गया, दत्ताजी त्रिम्बक वो खुफियागिरी से जुड़े हुए थे, रामचंद्र पंत डबीर ये बाहरी मामलों के मंत्री बनाए गए, हंसाजी मोहिते सेना के सरनौबत बने, मीराजी रावजी न्यायाधीश और मोरेश्वर धार्मिक मामलों के पंडित राव बने। ये पूरा कार्यक्रम 9 दिन तक चला, जिसमें वैदिक परंपरा के अनुसार बहुत से संस्कार हुए, जिनमें से एक था उपनयन संस्कार, जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है, जिसके 3 धागे शुद्धता, आवेग और आनंद के सूचक होते हैं, और जिसको ग्रहण करने के बाद वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है। शिवाजी की पत्नियों के साथ उनका पुनर्विवाह कराया गया। इसी फंक्शन में ब्रिटिश दूतावास के प्रमुख हेनरी ऑक्सफोर्ड को भी शामिल किया गया, और लेखिका ने यह भी लिखा है कि इतना भव्य राज्य अभिषेक देखकर हेनरी चौंक गए थे। इसी कार्यक्रम में मंत्रोच्चारण के साथ साथ ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, जो कि लगातार बजते जा रहे थे। इस दौरान शिवाजी के लिए सभी मेहमान बहुत से उपहार भी लेकर आए थे। शिवाजी का राज्य अभिषेक होने के बाद 80 वर्ष की जीजाबाई
राजपाता कहलाने लगी। मगर इसके 12 दिन बाद ही वो चल बसी। कुछ लोगों ने कहा कि राज्याभिषेक के वक्त परंपराओं का ठीक से पालन न होने की वजह से जीजाबाई चल बसी, इसलिए ये समारोह फिर से करवाया गया। तो ये थी शिवाजी के राज्याभिषेक की कहानी। शिवाजी को मारने की साजिश और इसे अंजाम देने वाले का छत्रपति शिवाजी से मिल जाना, फिर कर्नाटक पर जीत हासिल करना, ये आप सुनेंगे अगले एपिसोड में। 1675 में छत्रपति शिवाजी 15,000 घुड़सवार, 14,000 पैदल सेना और 10,000 श्रमिकों को लेकर कोंकण को निकले, जिसके बाद उन्होंने गोवा की फोंडा पर घेरा डाल दिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया, जिससे पुर्तगालियों को खतरा महसूस होने लगा। और इसके बाद कोल्हापुर और पन्हाला को भी शिवाजी ने अपने अधिकार में कर लिया, जो कि आदिल शाही के थे। इसी समय में मराठा कुछ ऐसी चीजों का व्यापार करने लगे थे जो अंग्रेज भी कर रहे थे, तो उनके लिए भी धीरे धीरे शिवाजी खतरा बनते जा रहे थे। 1675 का मानसून का समय था जब कोंकण में मराठों ने जहाज बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए बहुत से कारीगर रखे गए। उस वक्त अंग्रेजों को शिवाजी से ये शिकायत थी कि उन्हें अपने कामों के लिए कारीगर मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जबकि मराठों ने जहाजों के लिए बहुत से कारीगरों को अपने साथ लगा रखा था। दूसरी तरफ मराठों को सिद्धियों से खतरा था, जो कि बरसात के खत्म होते ही जहाजों को नष्ट कर देना चाहते थे। हाँ, वो अलग बात है कि कर नहीं पाए। जब शिवाजी ने सिद्धियों से मुकाबला करने के लिए अपने करीब 56 जहाज समुद्र में उतार दिए, तब अंग्रेज चाहते थे कि लड़ाई में ये दोनों यानी कि शिवाजी और सिद्धि खत्म हो जाए, क्योंकि इन दोनों की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी। दूसरी तरफ शिवाजी ने सिद्धि को हराने और जंजीरें को जीतने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं जीत पाए। इसी वक्त ही मुगल और आदिल शाही में छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए मुगल आदिल शाही संधि की गई। 1675 के अंत में शिवाजी बीमार हो गए और अफवाह ये उड़ी कि वो जिंदा नहीं, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो गए और फिर से मुगलों को खदेड़ने में लग गए, जिसके चलते मुगलों और मराठों में बहुत से युद्ध हुए, जिनमें मराठों ने बहुत से मुगल सैनिकों को रास्ता भटकाकर मार डाला। औरंगजेब से शिवाजी की ये मनमानी बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी और इसीलिए उसने अपने वफादार मोहम्मद कुली खान को दक्कन में जाकर बहादुर खान के साथ मिलकर शिवाजी को मार डालने को कहा। मोहम्मद कुली खान की बात करें तो वो पहले नेताजी पालकर नाम का हिंदू था, जिसने औरंगजेब के साथ मिल जाने पर अपना धर्म बदल लिया था। लेकिन जब औरंगजेब के ही कहने पर वो दक्कन में शिवाजी को मारने की नीयत से आया, तब शिवाजी से मुलाकात होने पर उसने वापस हिंदू धर्म अपना लिया और शिवाजी का साथ देने लगा। मराठा राज्य के प्रधान न्यायाधीश हीरोजी राव जी ने बहादुर खान को भारी धनराशि देकर अपनी तरफ कर लिया था, जिससे कि उसने शिवाजी के इलाकों की तरफ अपनी सेना कम कर दी थी और तब शिवाजी ने कर्नाटक की तरफ रुख किया। आगे चल के तमिलनाडु का कुछ हिस्सा और यूरोपीय गोदामों से भरा चोल मंडलम भी अपने अधिकार में करना चाहते थे। कर्नाटक को अपने अधिकार में करने का विचार शिवाजी को तब आया था जब कर्नाटक के रघुनाथ हनुमंते उनसे मिलने आए और रघुनाथ को कर्नाटक की सोशल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अच्छी जानकारी थी। रघुनाथ हनुमंते नारो दीक्षित के बेटे थे और नारो दीक्षित शाहजी और शाहजी की दूसरी पत्नी तुकाबाई के बेटे वेंकोजी के सलाहकार थे। एक बात तो तय थी कि अगर चोल मंडलम शिवाजी के हाथ आ जाता है तो आदिल शाही के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आदिल शाही सल्तनत कपड़ों और मसालों के लिए इसी तट पर निर्भर करते थे। कर्नाटक पर धावा बोलने के लिए पहले शिवाजी ने सबको जिम्मेदारियां सौंप दी थी, जैसे मोरो पिंगले और अन्नाजी दत्तो को आदेश दिया कि वो उत्तरी मोर्चों यानी कि नदरन फ्रंट्स की रक्षा करें और दत्ताजी त्र्यंबक को दक्षिण पूर्वी यानी साउथ ईस्ट मोर्चा संभालने का काम दिया गया। दूसरी तरफ शिवाजी के बेटे संभाजी अब 20 साल के हो चुके थे और उनको कोंकण के रत्नागिरी जिले में प्रभाव नल्ली का सूबेदार बनाकर श्रृंगारपुर भेजा गया था। हैदराबाद दौरे की भी पूरी तैयारी छत्रपति शिवाजी ने कर ली थी। 20,000 आलीशान घुड़सवार सेना, 40,000 पैदल सेना और अनगिनत मजदूरों के साथ
रायगढ़ की तलहटी में मराठा सरनौबत हम्बीरराव मोहिते के नेतृत्व में 6 अक्टूबर 1676 को जमा थी। शिवाजी ने अपनी सेना के साथ पूरे तामझाम के साथ हैदराबाद में एंट्री ली थी। हैदराबाद हरे भरे मखमली घास के बगीचों, पेड़ों की पंक्तियों और आलीशान स्मारकों के लिए जाना जाता था। वहां जाते हुए रास्ते में शिवाजी और उनकी सेना को देखकर लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी सेना आखिर जा कहाँ रही। छत्रपति शिवाजी और हैदराबाद के कुतुबशाही तानाशाह के बीच गोलकुंडा फोर्ट में भेंट हुई। ये भेंट हुई कर्नाटक पर हमले के लिए। इन दोनों के बीच संधि हुई, जिसमें ये तय किया गया कि कुतुबशाही मिर्जा अमीन के नेतृत्व में 4000 सैनिकों की पैदल सेना और 1000 घुड़सवारों की सेना मराठों का साथ देगी और ये हमला होगा कर्नाटक के उस हिस्से को अपने अधिकार में लेने के लिए जो आदिल शाही के कब्जे में। साथ ही कुतुब शाह शिवाजी को हर रोज 3000 होन देंगे, जिसके बदले में शिवाजी भी अपने कुछ इलाके कुतुब शाह को देंगे। पर ये संधि नाकाम रही क्योंकि दोनों में से कोई भी अपनी बात पर टिका नहीं रह सका। इसके बाद शिवाजी अपनी सेना के साथ कृष्णा नदी की तरफ चले गए, जहाँ वो शैलम के मंदिर में पहुंचे। शिवाजी यहाँ 10 दिन तक रहे और उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि प्राण त्यागने के लिए इससे बेहतर जगह, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ भी है, कौन सी हो सकती है। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं। कुछ दिनों बाद वो जिंजी किला के पास पहुंचे, जो कि कृष्णागिरी, राजगिरी और चंद्रायन किले, इन 3 पहाड़ियों पर बना था, जिनके किले जरूर अलग अलग थे और यहीं से चोल मंडलम के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को भी कंट्रोल किया जा सकता था। और इस किले को बहुत ही सूझबूझ से बनाया गया था और ये किला बहुत बड़ा भी था और अपने ढांचे की वजह से बहुत ही सुरक्षित था। लेकिन इस जिंजी किले को भी बड़ी ही आसानी से शिवाजी ने अपने अधिकार में कर लिया और बाद में शिवाजी ने इस किले पर बहुत सा काम करवाया, जैसे कि परकोटे बनवाना, गहरी खाइयां खुदवाना, मीनारे और बुर्ज बनवाना। और इसके बाद कुछ मराठा टुकड़ियों को सौंपकर शिवाजी वेल्लोर की तरफ चल पड़े। वेल्लोर किले की खाई बहुत ही खतरनाक थी, जो कि मगरमच्छों से भरी थी और ये किला अब्दुल्ला खान के अधिकार में था। मगर मराठा सेना ने इसकी भी घेराबंदी कर ली। शिवाजी ने साउथ में बहुत सी जीत हासिल की। इस जगह में डच लोग मर्दों और औरतों को गुलाम बनाकर बाहर भेजा करते थे। मगर जब ये सब इलाके शिवाजी के पास आए तो उन्होंने डच लोगों को चिट्ठी लिखकर ये करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक शिवाजी के पास ये इलाके उन्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। लेखिका द्वारा ये बताया गया है कि जब शिवाजी और उनकी सेना कर्नाटक में थी तो उनके पास पैसे की थोड़ी कमी होने लगी। कुतुबशाही ने भी जो वादा किया था वो रकम उनको नहीं दी और इसी बीच मराठा सेना को मालूम हुआ कि शेर खान, जिसके पास 3000 घुड़सवार और 4000 पैदल सेना है, वो इस रास्ते से वापस आ रहा है। और उस तक पहुंचते पहुंचते जो रास्ते में इलाके आए उन्हें शिवाजी अपने अधिकार में करते गए और साथ ही शेर खान से युद्ध करके उसे 20,000 होम देने की राशि को भी मना लिया। मगर उससे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि पैसों के लिए उसने अपने बेटे को जमानत पर रखा था, पर पैसे न मिलने पर भी शिवाजी ने उसकी बेटी को छोड़ दिया और फिर बाद में वेल्लोर के किले को भी अपने नाम कर लिया। शिवाजी ने कर्नाटक में जितने किलों पर राज जमाया उनका फिर से निर्माण कराया गया और उन्हें उनके बाकी किलों की ही तरह तैयार करवाया गया था। अक्टूबर 1677 तक कर्नाटक में शिवाजी बहुत से छोटे बड़े राज्य जीत चुके थे और आगे कावेरी नदी के आसपास के इलाकों को भी जीत चुके थे, जिसके बाद वो वापस राजगढ़ आ गए। जैसे ही शिवाजी वापस आए तो उनके सौतेले भाई वेंकोजी ने छोटे राजाओं के साथ हाथ मिलाकर कर्नाटक में मराठा सेना को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अंत में उनको भी हार का ही मुंह देखना पड़ा और कर्नाटक में जो एक्सपेंशन शिवाजी ने की उससे उनको सालाना 1 करोड़ की आमदनी होने लगी और इस तरह पूरे देश में शिवाजी का नाम हुआ। ये सब सुनकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत कोशिश की कि शिवाजी को हरा सके, मगर ऐसे वक्त में कोई भी उसके काम नहीं आया जो शिवाजी को अपनी मनमानी करने से रोक सके।
कब और कैसे हुआ छत्रपति शिवाजी का अंत, सुनेंगे अगले एपिसोड में। कर्नाटक की जीत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। शिवाजी का बेटा संभाजी मुगलों से मिल गया। इसी के चलते दक्कन के मुगल सूबेदार दलेर खान के साथ उसकी दोस्ती हो गई और दलेर खान ने सोचा कि शिवाजी के किलों पर हमला करने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसकी नजर भोपालगढ़ किले पर थी। तो एक दिन संभाजी के साथ दलेर खान और उसके कुछ साथी उस किले में गए। उस किले के रक्षक फिरंगोजी नरसला को कुछ गड़बड़ लगी, मगर संभाजी के होते हुए वो कुछ नहीं कर सकते थे और ना ही किसी पर हमला भी कर सकते थे। लेकिन दलेर खान ने उस किले को विस्फोटकों से उड़ाने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। आगरा और औरंगाबाद में मुगलों की शान और शौकत देखकर संभाजी अचंभित हो गए थे। मगर जब उन्होंने दलेर खान को बच्चों और औरतों पर इतने जुल्म करते हुए देखा तो उनका मोह भंग हो गया। जब संभाजी के मन में ये विचार आया था तब शिवाजी बीजापुर में थे, लेकिन चिट्ठियों के जरिए संभाजी और शिवाजी की बात हो रही थी और इसी के चलते 23 नवंबर 1679 को संभाजी को शिवाजी ने अपने आदमी भेजकर बीजापुर बुलवा लिया था। ये सुनकर दलेर खान ने अपनी सेना भेजकर बीजापुर को घेर लिया। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ संभाजी अपने पिता शिवाजी के खिलाफ होकर मुगलों से मिल गए थे, तो दूसरी तरफ औरंगजेब का बेटा अकबर अपने पिता के खिलाफ होकर राजस्थान में राजपूतों के साथ मिल गया था। लेकिन औरंगजेब और शिवाजी की तुलना तो की ही नहीं जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों के बेटों का अपने पिता के खिलाफ होने का एक ही कारण था। संभाजी ने अपने पिता को बहुत से इलाकों पर आक्रमण करते हुए उन्हें अपने अधीन करते हुए देखा था, मगर संभाजी के पिता औरंगजेब की तरह क्रूर नहीं थे। लेकिन राजपूतों ने औरंगजेब के बेटे अकबर को अपने ही पिता के खिलाफ करने के लिए उसे औरंगजेब द्वारा किए गए सारे जुल्मों के बारे में बताया और समझाया। और जब औरंगजेब को ये बात पता चली तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसने यहाँ भी एक चाल चली। अपने बेटे के नाम लिखी चिट्ठी को जानबूझकर औरंगजेब ने राजपूतों को भिजवा दिया, जिसमें उसने अकबर को बधाई दी कि आखिरकार तुम राजपूतों को बरगलाने में सफल हुई। और ये पढ़कर राजपूत अकबर के खिलाफ हो गए, लेकिन उसने राजपूतों के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर दी और तभी से अकबर अपने पिता औरंगजेब का दुश्मन बन गया था। लेकिन दूसरी तरफ संभाजी जल्दी ही समझ गए थे कि उन्होंने मुगलों के साथ मिलकर गलती की, क्योंकि मुगल बहुत ही क्रूर थे। इसलिए जब उनके पिताजी ने उन्हें वापस आने को कहा तो वो फौरन सब कुछ भुलाकर अपने पिता के भेजे हुए सैनिकों के साथ बीजापुर गए, जहां शिवाजी ने डेरा डाला हुआ था। फिर 1680 आया, जब शिवाजी ने अपने और सोयराबाई के बेटे राजा राम का विवाह अपने सरनापत प्रताप राव गुजर की बेटी के साथ कर दिया और हर तरफ सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। इस वक्त 300 किले शिवाजी के अधिकार में हो चुके थे और अनगिनत सेना, जिसमें घुड़सवारों के साथ साथ पैदल सेना, समुद्री जंगी जहाज, नौसेना और बंदरगाह और उनके सैन्य अधिकार भी शामिल थे। शिवाजी का मुख्य उद्देश्य था भारत को मुगलों से आजाद करवाकर हिंदू राज्य बनाने का, और वो भी दूसरे धर्मों की हानि किए बिना। और इसीलिए वो कभी रुके नहीं और आखिरी सांस तक एक के बाद एक राज्यों को अपने अधिकार में करते गए। लेकिन 3 अप्रैल 1680 का वो दिन आया जब 50 साल के छत्रपति शिवाजी ने अपनी आखिरी सांस ली। एक ही युद्ध था जो कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं, कभी डरा नहीं और कभी हारा नहीं। जंग पर जंग लड़ता रहा। वो वीर कुछ ही दिनों की बीमारी से जिंदगी की जंग हार गया। छत्रपति शिवाजी बचपन से लेकर जिंदगी को अलविदा कहने तक लगातार लड़ते रहे। उनकी जिंदगी छोटी जरूर थी, मगर उन्होंने काम बड़े बड़े किए, ऐसे काम जो भारत में उस वक्त किसी किसी के ही बस की बात थी। उनकी ये महानता ही है कि आज उनके जाने के 342 सालों बाद भी दुनिया उनको सलाम करती है। कहा जाता है कि उनकी मौत बुखार से हुई, और ये भी सच है कि ये बुखार बस कुछ ही दिन रहा। वो अपने पीछे ऐसे सैकड़ों किले छोड़ गए जो किसी भी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और साथ ही छोड़ गए अपनी जीत की कहानियां जो आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करती रही, कर रही हैं और करती रहेंगी और करती रहेंगी। मेधा भास्करन की लिखी इस किताब की चर्चा से हमें ये पता चलता है
कि छत्रपति शिवाजी ने पल भर के लिए भी आराम नहीं किया। छोटी उम्र में ही उन्होंने सब कुछ देखा, सीखा और तब से ही हमेशा स्वराज का सपना अपने दिल में लेकर बड़े से बड़ा युद्ध लड़ते गए और जीतते भी गए। और जब कभी हारे भी तो उस हार ने उन्हें मायूस नहीं किया, मगर हर बार दुगनी ताकत के साथ वो वापस आए। उनको कभी भी मुगलों से डर नहीं लगा और उनका ये साहस, ये हिम्मत देखकर यही लगता है कि वो वाकई में एक अलग इंसान थे। ये सब सुनकर एक तरफ अगर छत्रपति शिवाजी की हिम्मत दिखती है तो दूसरी तरफ मुगलों की क्रूरता। शिवाजी का साहस देखकर उनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर कुछ ठान लो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, चाहिए तो बस हौसला। आसान शिवाजी के लिए भी कुछ नहीं था। इतने किलों को जीतना, सेना तैयार करना, अच्छे और भरोसेमंद साथियों का चुनाव करना, अपने परिवार को अपने दुश्मनों से बचा के रखना, औरंगजेब जैसे शासक से दोस्ती और फिर दुश्मनी निभाना, जंगी जहाज बनवाना। लेकिन शिवाजी ने हिम्मत से काम लिया और छोटी उम्र में ही सब संघर्ष करके जीत हासिल करके सिर्फ 50 साल की उम्र में सब छोड़ के चले गए। शायद कहीं न कहीं उन्हें अंदर से खबर थी कि उनके पास वक्त कम है और इसी कम वक्त में उनको बहुत से बड़े बड़े काम करने हैं। एक वक्त पर उन्होंने मुगलों की गुलामी भी की, मगर उनको कितनी लड़ाइयों में हराया भी, कुछ बार खुद भी हारे, मगर हार से उनके हौसले कम नहीं हुए। हर युद्ध के बाद वो अपनी सेना का, राज्यों का विस्तार करते, यानी एक्सपेंशन करते, उन्हें बढ़ाते, यानी चाहे वो उनकी घुड़सवार सेना हो, पैदल सेना हो या फिर नौसेना। और इसी सशक्त नौसेना और जंगी जहाजों की वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। सेना कम होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी ने अपनी सूझबूझ के साथ बहुत से मुश्किल युद्ध भी जीते और सबको हैरान करते गए। किले जीतने और हमला करने के अलावा उन्होंने हमेशा अपनी रियासत का ख्याल रखा। वो बचपन से ही चाहते थे कि किसानों को किसी के अधीन न रहना पड़े, किसी के अंडर न रहना पड़े। इसलिए उन्होंने बहुत से कड़े नियम बनाए जिनकी वजह से किसानों को भी काम करने में आसानी हुई और उन्हें उनकी मेहनत का फल भी मिला। 1674 में उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करके पूरी दुनिया को बता दिया कि हौसलों की उड़ान अगर ऊंची हो तो सिंहासन भी चाहे मिलता है। मुगल शासकों की तरह शिवाजी ने कभी किसी धर्म की खिलाफत नहीं की। लड़ाई और हमलों के वक्त भी उन्होंने हर धर्म को सलाम ही किया, उसकी इज्जत ही की। और धर्म के साथ साथ शिवाजी ने औरतों की हमेशा रक्षा की और उन्हें सुरक्षा दी। उनके राज्य में औरतों पर जुल्म करने वाले को बड़ा दंड दिया जाता था। शिवाजी की महान सोच और चरित्र की वजह से लोगों के बीच में वो इतने माने जाते। मुगलों पर उनकी हर जीत भारत के लोगों पर उनका विश्वास और पक्का करती थी। की रियासत के लोगों को उन पर पूरा विश्वास था और छत्रपति शिवाजी ने ये विश्वास कभी तोड़ा नहीं और न ही इसे कम होने दिया, क्योंकि मुगलों पर जीत हासिल करने में और किलों को फतेह करने में उनका कोई निजी फायदा नहीं छुपा था, क्योंकि वो तो बचपन से ही अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए लड़ना चाहते थे और जीत हासिल करना चाहते थे। और 50 साल की छोटी सी जिंदगी में उन्होंने अपने वो सभी नामुमकिन सपने पूरे किए। हम सलाम करते हैं छत्रपति शिवाजी के जज्बे को।